हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? ये जो सेशन है ये रे ऑप्टिक्स का सेशन है। रे ऑप्टिक्स का सेशन क्यों लगाया गया? पीवाईक्यू रे ऑप्टिक्स के क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा कि आप लोगों की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो, अभी से कंप्लीट हो। ये नहीं कि आखिरी के 1 महीने या 2 महीने में मैं आकर के आप लोगों को ये बोलूंगा कि चलिए रे ऑप्टिक्स पढ़िए, चलिए रे ऑप्टिक्स का पीवाईक्यू देख लीजिए, क्योंकि तब फिर कोई मदद नहीं हो पाएगी। और ना आप लोग फिर अगर ये सोचेंगे कि 1 महीने या 2 महीने में मैं नीट निकाल लूंगा, तो नहीं, इम्पॉसिबल है बेटा। वो नहीं निकल सकता, उतने अच्छे मार्क्स से नहीं निकल सकता। अगर आप कोशिश करेंगे कि आज आपको एम्स में जाना है, तो आपको आज से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। हम हमारे बैच में किस तरह से पढ़ाई करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, समझा देता हूं। तो जरा समझिए कि अगर हमें रे ऑप्टिक्स को देखना है, अगर हमारे पास यहां पर रे ऑप्टिक्स है और रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम रे ऑप्टिक्स का हमारे साथ साथ, मतलब मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन वाला मटेरियल यहां यूट्यूब पर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो रे ऑप्टिक्स के लिए सबसे पहले हम हमारे बैच में पूरी की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर भी मेरे, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो सबसे पहले आपको रे ऑप्टिक्स के लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद रे ऑप्टिक्स की डीपीपीज आप लोगों को सॉल्व करनी है। डीपीपीज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी रे ऑप्टिक्स की। इसके अलावा जब आपने लेक्चर देख लिया, डीपीपी सॉल्व कर ली, तब आपको रे ऑप्टिक्स का कुछ ना कुछ मटेरियल, जो भी आप लोगों के पास है, कोई बुक है या फिर कोई और जो भी चीज है, वो रे ऑप्टिक्स के लिए सॉल्व करनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जब आपके पास आता है, वो आता है एनसीईआरटी रीडिंग। तो एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को करनी है, जो कि मैं आपकी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी रीडिंग करवा चुका हूं। अगर आप देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी रीडिंग मैं अपने लेवल पर करवा चुका हूं। मेरे बैच की अगर आप बात करेंगे तो मैंने लेक्चर करवा दिए हैं, डीपीपी करवा दी, डीपीपी का डिस्कशन करवा दिया है। बच्चों ने अपने आप से मटेरियल कुछ ना कुछ करा ही होगा। उसके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने अपना मेंटरशिप ग्रुप बना रखा है। जो मेरे मेंटरशिप में ग्रुप है, उनका इस मटेरियल का डाउट सॉल्विंग हो गया है। ये जो डीपीपी सॉल्व करी होगी, ये डीपीपी भी बेटा लगभग 150 से 200 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हुए हैं। मतलब डीपीपी 10 क्वेश्चन की डीपीपी नहीं सॉल्व हुई। तो लेक्चर हुआ है, डीपीपी हुई है, इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज सॉल्व हुई है, वो हमारे पास मटेरियल बच्चों ने अपने लेवल पर सॉल्व किया हुआ है और उसके डाउट पूछे हैं, जो सेल्फ स्टडी में आता है। इसके बाद एनसीईआरटी बच्चों की रीडिंग मैंने यहां पर करवाई। एनसीईआरटी रीडिंग, ये दोनों लेक्चर्स पे रे ऑप्टिक्स की पूरी एनसीईआरटी रीडिंग हुई। इसके बाद आखिरी में अब मैं बच्चों को पीवाईक्यू करवा देना चाहता हूं। तो आपका ये जो पैक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस तरह से प्रिपरेशन होती है। और देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान भूलते चले जाते हैं कि यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चीज करनी है। तो मैं आपकी तरफ से आपके लिए ये पूरा की पूरा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये लेक्चर भी मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, बच्चा अपने अपने हिसाब से जब चाहे तब, जैसे भी चाहे थे, वो लेकर के इस क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे चीज को सॉल्व कर सकता है। अगर आपका आगे फीडबैक आया कि नहीं यार ये वाला सेशन तो आप लाइव लगा करके ले लीजिए, तो मैं आगे से इस सेशन को लाइव लगा करके ले लूंगा। मुझे भी नहीं पता इस सेशन की लेंथ कितनी जाने वाली है, मैं किस तरह से कितना ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं हर क्वेश्चन को। ऑल्दो मैं पूरे 10 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इस साल भी जो नीट के 2 पेपर हुए हैं, उन दोनों पेपर्स के भी पीवाईक्यू को कंप्लीट करने की मैं यहां पर कोशिश करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। और यहां पर से हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि अगर आप हमारे बैच में, जिस बैच की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर लेक्चर में कंप्लीट डीपीपी मटेरियल, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू वाला सेशन अब मैं ले रहा हूं, ये सारी चीज अगर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं आप लोगों के लिए, तो ये ऑफर आप लोगों के लिए आज रात तक है। ये बैच में जो नया पॉइंट है वो कल ही शुरू हुआ है। कल इसी तरह का एक नया बैच का पॉइंट शुरू हुआ है 30 जुलाई को। और ये जो 4999 का प्राइस है, ये आप एएनयूपी कोड यूज करके ले सकते हैं। ठीक है, एएनयूपी कोड यूज करने से क्या फायदा होगा? तो पहली बात तो इस तरह का जितना भी मटेरियल है, आप देखेंगे ये सारा पीवाईक्यू का मटेरियल बना हुआ है। हर साल के पीवाईक्यू के नंबर डले हुए हैं, हर साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस बने हुए हैं। इस तरह का मटेरियल सारे बच्चों को बेटा पहले ही आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे। तो पीवाईक्यू का पूरा की पूरा मटेरियल आप लोगों को मिल जाने वाला है। कब? पीवाईक्यू का मटेरियल तो मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, पूरा की पूरा माइंड मैप का चार्ट मिलेगा, फॉर्मूला शीट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को हमारी तरफ से मिलने वाली हैं। और आप लोगों को मैं बनवाने भी वाला हूं, मतलब आपकी क्लासेस में तो बनवाने ही वाला हूं। तो ये सारी चीज के लिए आपको एनयूपी कोड यूज करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है डाउट सॉल्विंग, क्योंकि ये 2 चीज तो मैं करवा रहा हूं। एनसीईआरटी रीडिंग में करवा रहा हूं, पीवाईक्यू में करवा रहा हूं, लेकिन जो मटेरियल है, मटेरियल जब आप सेल्फ स्टडी में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस के डाउट आप कहां से पूछेंगे? तो उसके लिए भैया मेरे मेंटरशिप ग्रुप में डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है। वहीं पर आपके तीनों सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छी मेंटरशिप टीम है। ठीक है बेटा, तो हमारा सबसे पहले यहां पर शुरू होता है क्वेश्चन। हम कहां से शुरू करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीनीट का जो पेपर हुआ था अभी, इस बार जो 1500 कुछ स्टूडेंट्स का हुआ था, 60 किड्स का, वो वाला स्टूडेंट्स का बेटा एक क्वेश्चन उसमें रे ऑप्टिक्स का आया। फिर 2 क्वेश्चन इस साल के नीट में आए। पिछले साल के नीट में मणिपुर में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 2 3 3 2 3 3। इस तरह से हर साल
दो तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बेटा रे ऑप्टिक्स का ट्रेंड है। अगर आप रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 2-3 क्वेश्चन तक का श्योरिटी रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 5 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 क्वेश्चन कर लो। अंधा विश्वास मैं आप लोगों में नहीं जगाना चाहता, जो डेटा है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये सारी की सारी चीज आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज हम एक एक करके करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहां से है? तो ये वाला क्वेश्चन बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि द इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बिल्कुल बात सही है कि एक बार रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हो गया। इमेज फॉर्मेशन ऐसा थोड़ी कि फोटो क्लिक कर ली तो फिर बनी हुई रह जाएगी। अगर आपको सामने कहीं इमेज बन रही है तो उसके लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चाहिए। पहली बात क्लियर है। अब यहां पर दूसरी बात आ गई, ये वाली बात कि भैया द वेराइटी इज इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। ये वाली बात भी एकदम सही है। अब इस चीज का मतलब क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट्स आए कहां से हैं? तो बेटा हमने जब ये एनसीईआरटी रीडिंग करी थी तो इस एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने ये बात बताई है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट्स टू पॉन्डर। जो एनसीईआरटी का है, आपकी नई एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर में से ये दोनों लाइन उठाई गई और वहां से क्वेश्चन दिया गया है। काफी सारे लोगों को ये अगर क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आपने एनसीईआरटी रीडिंग वाली क्लासेस नहीं करी हैं। अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग वाली क्लासेस नहीं करी तो यू विल फील इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे एनसीईआरटी की लाइन पर से उठ के आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता। अब ये वाला क्वेश्चन टफ इसके लिए पड़ जाएगा बेटा जिसने कभी एनसीईआरटी देखी ही नहीं, शायद उसको समझ ही ना आए। द वेराइटी ऑफ कलर वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। बेटा समझ गए? ये पूरा की पूरा एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके एवरीवन, तो यहां पर क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इस साल जो एक क्वेश्चन आया था वो न्यूक्लियाई वाला, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। ऑल द एटम्स आर स्टेबल एंड मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल, जिसके पीछे बहुत सारा बवाल जो हुआ था, जिसके सुप्रीम कोर्ट भी परेशान थी एक पूरा दिन उस क्वेश्चन को लेकर के। तो ये वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर से ही उठ के आया था। तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ती और नई एनसीईआरटी की अपडेटेड एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ती हुई चली जाना। ठीक है, इसके बाद अगली चीज 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास यहां पर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अगला क्वेश्चन देखिए आप। हमारे पास द लाइट रे इंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P विथ द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो 30 डिग्री पर ये इंटर हो रहा है। ओके, ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस। अच्छा, पैरेलल टू द बेस ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सही बात। एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC। तो AC के अलोंग ये क्या कर रही है? इमर्ज कर रही है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमसे पूछ लिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब ये क्वेश्चन ना इजी क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन ना जो प्रिज्म के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े डेरिवेशन बेस्ड आते हैं, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो हम यहां पर याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने प्रिज्म के अंदर 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े थे भैया। साइन I इज इक्वल टू n साइन R1, याद है क्या वाली चीज? दूसरा फॉर्मूला था साइन C या साइन E इज इक्वल टू n साइन R2। बेटा ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। ये बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने सभी रे ऑप्टिक्स में इस प्रिज्म से रिलेटेड पढ़ रखे होते हैं। तो ये इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो यहाँ 90 है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? कुछ R1 होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? कुछ R2 होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि A जो है वो 90 है, मतलब R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर है, मतलब 90। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये यहां पर से इन सब चीजों का यूज करने वाले, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, मैं ऐसे हवा में नहीं बताऊं। ठीक है, तो मैं आपको पहली चीज बताऊंगा सबसे पहले कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक टेक्निक है जिस क्वेश्चन से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, VIDEO। ये हर चीज पर अप्लाई होती है। तो पहली 2 स्टेप देखिए बेटा, 3 स्टेप रहती है, VI, DE और O। बेटा आप सभी समझ रहे हैं 3 स्टेप में। सबसे पहले विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। तो हमें यहां पर क्या क्या दिया है? हमें देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है ना। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। हमें क्या एक और चीज क्या दे रखी है? तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे तो पैरेलल जा रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर बाहर निकला है। अच्छा, तो हमें यह पता चला कि एंगल ऑफ इमरजेंस, इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, जब आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस हमें 90 डिग्री दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता तो आपको ये चीजें निकालते आनी चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे?
इस वाले एंगल को बोल देंगे R1 और इस वाले एंगल को आप क्या बोल देंगे R2। क्या सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं? तो आपके पास ये है R1, ये है R2। ओके एवरीवन, तो आपको R1 और R2 कुछ नहीं दे रखा, तो पर R1 और R2 A के बराबर होता है। तो क्या आपको ये वाला एक थोड़ा सा रिश्ता पता है कि आपको इस क्वेश्चन में R1 नहीं दिया, R2 नहीं दिया, लेकिन A 90 के बराबर दे रखा है, A 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ये एक चीज हमें थोड़ी क्लियर हो गई है, सॉर्टेड है। अब इस सभी चीज में हमसे पूछ क्या लिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया है। हमें बेटा ये वाला क्वेश्चन ना सीधा फॉर्मूला बेस्ड नहीं सॉल्व होगा, ये हमें पहले ही पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, इट्स अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब यहां पर हम लोगों ने n तक पता कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें पता चल गया भैया, हमने पूरा क्वेश्चन विजुलाइज कर लिया, इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, पूरा विजुलाइज कर लिया। इसके अंदर जो डेटा दिया है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहां पर पूछा क्या है वो भी हमने पता कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा क्या है। अब ये टॉपिक हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ टॉपिक एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। तो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर प्रिज्म के अंदर कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो हम याद रख के लेंगे प्रिज्म के अंदर के कौन से फॉर्मूले हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो हमें याद है भैया साइन आई, ध्यान से देखिए, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन R1, साइन E is equals to n sin R2, okay, and R1 plus R2 is equals to A। क्या ये तीन फॉर्मूले आप सभी प्राणियों को बहुत अच्छे से याद है बेटा? क्या ये तीन फॉर्मूले में बार बार n आ रहा है? तो मुझे लग रहा है यहां से मैं n को निकाल सकता हूं। क्या मुझे I दे रखा है? हाँ I दे रखा है। क्या मुझे E दे रखा है? हाँ मुझे E दे रखा है। क्या मुझे R1 R2 में से कुछ दे रखा है? नहीं, लेकिन R1 प्लस R2 A होता है ये मुझे पता है। तो R1 और R2 का रिश्ता मुझे दे रखा है, मुझे दे रखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 90। ये चीज मुझे पता है, मतलब R1 और R2 का मुझे रिश्ता पता है, मतलब R2 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, R2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस R1। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? R2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस R1, क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये वाला एक रिश्ता मुझे यहां पर से पता चल गया। ठीक है, तो मैं इन सभी रिश्तों में वैल्यू पुट करके n को निकालने की कोशिश करूं। सॉर्टेड। अब ये पहला स्टेप क्या हो गया, हमने विजुअलाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ चैप्टर, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले एस्टिमेट कर लिए। थर्ड नंबर पर आता है हमारा ऑपरेशन, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो हम यहां पर साइन आई की वैल्यू डाल देंगे। आई की वैल्यू हमें दे रखी है साइन 30 इज इक्वल टू एन साइन R1। तो हमने साइन R1 डाल दिया, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर दूसरी चीज देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास साइन 90, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, सभी लोग देखें, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? 90, ये दे रखा है 90। ओके, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू 90 एन साइन, कितना देखूंगा जल्दी बताइए? R1 की जगह यहां पर क्या डालूंगा मैं? यहां पर क्या डालूंगा? इस जगह पर R2 डालूंगा, लेकिन R2 तो 90 माइनस R1 भी डाल सकता। तो क्या मैं R2 की जगह 90 माइनस R1 डाल दूं? क्या मैं R2 की जगह 90 माइनस R1 डाल दूं? तो बिल्कुल डाला जा सकता है। यहां पर देखिए n इज इक्वल टू साइन 90 माइनस R1। क्या सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं? क्या सभी प्राणी एकदम बहुत अच्छे से सॉर्टेड हैं? तो साइन 30 इज इक्वल्स टू n साइन R1, पहली चीज। दूसरी चीज, साइन 90 इज इक्वल्स टू n cos R2। क्या सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं बेटा? तो साइन 30, साइन 90, n साइन R1, n साइन R2, क्या सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं? यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। वेरी नाइस। 90 किसके बराबर है? 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। साइन 91 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मतलब ये वाली एक इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, देखो क्वेश्चन गंदा है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन गंदा है, लेकिन अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, अब मुझे पता करना है। एक तो तरीका है रेशियो ले लो, दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि दोनों को स्क्वायर करो और जोड़ दो। क्यों? मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर देखिए अगला स्टेप, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो इसको स्क्वायर करा, इसको स्क्वायर करा, दोनों साइड, और जोड़ दिया। तो बेटा अपन क्या करते हैं, देखो स्क्वायर करते हैं 1 का, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर साइन स्क्वायर R1। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, लोग बोल रहे कट ऑफ बढ़ गया, पेपर इजी था। ठीक है, कोई बात। यहां पर देखो n स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, n स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, जरा ध्यान से देखें, किसके बराबर होगा? 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो गया इधर। ओके, और अब यहां पर क्या होगा? n स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो n स्क्वायर
कॉस स्क्वायर R1, R1 है, R2 थोड़ी है, अरे R1 है, साइन 90 माइनस R1 कॉस R1, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो ये वाली बात भी मैं बता देता हूं कि अगर कहीं पर साइन 90 माइनस R1 लिखा है तो इसका मतलब होता है कॉस, सॉर्टेड है। कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा होता है तो वो होता है, हो जाता है कॉस थीटा। हर प्राणी सॉर्टेड इस बात के ऊपर। तो यहाँ अगर हमारे पास साइन 90 माइनस R1 था तो हमने इसे कॉस R1 लिखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे R1 लिख दिया। सामने क्या आ गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो ध्यान से देखना बेटा, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, n स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1। n स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू 5/4। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। सॉर्टेड बेटा, ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो n स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5/4 के, और n बराबर आ गया √5/4 के, सॉरी 5/2 के। सॉर्टेड एवरीवन। तो ये वाली सारी की सारी चीजों में देखिए, सबसे पहली स्टेप आप लोगों को क्लियर थी कि ये सारा डेटा हमने आइडेंटिफाई करा। दूसरी चीज में हमने इक्वेशंस लिखी, इक्वेशंस हमने ये सारी चीज पता करी। यहां तक सब लोगों ने करा होगा। यहां पे आपको दिक्कत कहां है, ये बेसिक मैथ्स में है ना। बेसिक मैथ्स में भी स्पेशली जब आपने ये वाली पूरी वैल्यू डाल दी, साइन 90 माइनस R1 में अगर कॉस थीटा वाला इशू था तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक और स्टेप थी कि यहां तक हम पहुंच गए, ये क्यों कर दिया। अब क्वेश्चन को डिवाइड करके देखो, पूरा क्वेश्चन एक साथ देखोगे तो टफ लगेगा। ये यहां पर आप लोगों ने को क्या समझ में आया कि साइन थीटा है, एन R1 है। जब आपने इन दोनों को स्क्वायर करा और ऐड करा, जब आपने इन दोनों को, इसको और इसको स्क्वायर करा और ऐड करा, तो हमें दिख रहा था कि यहां पर n के साथ साइन है, n के साथ कॉस है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये आपको भविष्य में भी दिखना चाहिए कि कभी भी आपके पास अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ना, मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपके पास भविष्य में इस तरह से लिखा है, जैसे a साइन थीटा, ओके, a कॉस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर a साइन थीटा आपका 2 है और a कॉस थीटा आपका 5 है तो a की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इस चीज में हमेशा, इस कंडीशन में आप हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। आप यहां लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25। दोनों चीजों को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 29। आप समझ गए बेटा, ये पूरी की पूरी चीज 1, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 29 और a आ गया √29। सभी लोग क्लियर हैं एवरीवन, सभी लोग क्लियर हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो a साइन थीटा 2, a कॉस थीटा 5। यप एवरीवन, सुपर डुपर सॉर्टेड, क्लियर है भैया, हैं जी, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आंसर 5/2 √5/2 आ गया। अगला एक और चीज आ गई क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ना फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज का फॉर्मूला है और क्या क्वेश्चन है। जनरली वीडियो वाला जो अपना क्वेश्चन है वो हमेशा आपके काम आएगा, हमेशा वो काम करता है। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ इतना, मतलब इतना है। द आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा दूर रखा हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बड़ा दूर रखा हुआ मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात चल रही है, ठीक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात चल रही है। इस केस में आपको पहले से सबसे पहला वीडियो VIDEO आप लिख लेंगे। वीडियो में आप क्या करेंगे, VI की बात अगर आप करेंगे तो विजुअलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो आपको पता है कि टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। टेलीस्कोप में दो तरह की चीज होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस आपको पता है 140 है ना। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपको पता है कितनी है बेटा, इसकी 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों चीज आपको पता चल गई कि ऑब्जेक्टिव पीस 140 है, ये इसका 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है, तो हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। पहले चीज हम लोगों को क्लियर, हमने विजुअलाइजेशन कर लिया कि हाँ ये टेलीस्कोप है, कोई बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है नॉर्मल एडजस्टमेंट। सेकंड चीज क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टॉपिक एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। तो किस टॉपिक का है, रे ऑप्टिक्स। आप सोचेंगे रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले, रे ऑप्टिक्स में आप तुरंत सोचेंगे कि नहीं यार ये तो इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है। जैसे मैंने आपको रे ऑप्टिक्स 4 पोर्शन में पढ़ाया होगा, तो आप पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स में आप 3 पोर्शन में पढ़ाया होगा, तो आप देखेंगे कि अच्छा गुमराह करना, एक तो हमारे पास है घुमाना, गुमराह करना और इस्तेमाल करना।
तो इस्तेमाल करने वाला जो तीसरा पोर्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। टेलीस्कोप में भी अगर आपको याद आएगा तो जो बेटा जो मैग्नीफाइंग पावर में फॉर्मूला लिखवाया था फोफी, फोफी तो फोफी वाला फॉर्मूला है ये। और थर्ड नंबर पे हमें पता है कि भैया अगले इसमें तो क्या करना है, बेसिक मैथ्स। इसका तो बेसिक मैथ्स बहुत सिंपल होगा, 140 को आपको 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 140 को 5 से। चीकू बहन ने ये भी सिखाया है, मेहनत नहीं करनी है। अगर 5 आ गया नीचे तो ऊपर नीचे 2, बेटा 5 नीचे आ गया। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो समझ लीजिए, क्या इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है, ये तो यही रहेगा। तो अगर मैं 140 को बाय 5 को 2/2 लिख दूं, ये 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हो क्या जाएगा, 280/10 आ जाएगा, और खच खच सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 28। सॉर्टेड एवरीवन, क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा कितना, 28। हर प्राणी यहां पर काफी अच्छे से क्लियर है, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कष्ट, कुछ भी दुख दर्द नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर हमारा 28 आ गया है। अगली चीज हमारे पास यहां पर बोल दिया, लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल। बेटा 3 अलग अलग मीडियम से बना हुआ लेंस है, मतलब ये लेंस है, ठीक है। लेंस के अंदर, लेंस भैया लेंस जो है 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अलग है, ये बीच वाला पोर्शन है ये अलग है, और ये नीचे वाला पोर्शन है ये अलग है, यहां बोला गया है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में ना ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है। तो यहां पर अब पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस बियॉन्ड 2f। तो ये इसके 2f का ना, कोई भी 2f है, मतलब इसका जो भी सेंटर बन रहा होगा उस सेंटर के बियॉन्ड प्लेस कर दिया। ठीक, अब बात यह है कि हाउ मेनी रियल इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर साइड। तो कितनी रियल इमेज बनेगी अदर साइड पे, तो इसकी कितनी रियल इमेज बन जाएगी अदर साइड पे। 3 अलग अलग मटेरियल है, सॉर्टेड है भैया। तो 3 अलग अलग मटेरियल हैं, अब कितनी रियल इमेज बनेगी? तो बेटा मटेरियल के अलग होने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? काफी सारे बोले कि नहीं 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 पड़ता। अरे पड़ता है पापियों। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो बेटा अगर ये n को चेंज कर रहे हो तो फोकल लेंथ चेंज होगी ना, तो n को चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज होगी। अगर फोकल लेंथ चेंज होगी तो अलग अलग जगह पर इमेज बनेगी। तो यहां पर एक ही लेंस के अंदर 3 फोकल लेंथ हो गई, मतलब 3 तरह के लेंस ये बने हुए हैं, तो इसकी 3 इमेज बनेगी। आप सभी लोग समझ पा रहे बेटा? तो यहां पर क्या होगा, एक ही जैसे लेंस की एक ही लेंस के 3 अलग अलग मीडियम है, तो 3 अलग अलग फोकल लेंथ होगी, तो 3 अलग अलग इमेज। सॉर्टेड हर एक प्राणी, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोगों की आंखों के सामने हमसे पूछ लिया भैया, मणिपुर के अंदर का यह सवाल है। अच्छा यहां पर ना इस पूरे के पूरे सेशन में मैंने कुछ वो क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जो टॉपिक डिलीटेड है, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन डिलीटेड है, नहीं करने, है ना। तो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं लेकिन डिलीटेड है, तो मैंने ऐड करके रखे हैं ताकि मैं बता दूं कि नहीं ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड नहीं है, ये तो पढ़ना है ना। तो यहां पर बोला E0 एंड एप्सिलॉन नॉट आर द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना। ये EM वेव में वैसे होता है, लेकिन मैंने आपकी क्लास में फॉर्मूला लिखवाया है। E0 and epsilon naught are E0 and mu naught are the electrical permittivity and magnetic permeability of free space, ठीक, रिस्पेक्टिवली दोनों है। If corresponding quantities of a medium are, एक और मीडियम के, ये तो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए ऐसा होता है, पर किसी मीडियम के अंदर ऐसा है 2 एप्सिलॉन नॉट 1.5 म्यू नॉट, किसी मीडियम के अंदर रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी नियरली, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो मैंने रिफ्रैक्ट, सबसे पहली चीज में हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन कर लेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा कर लेंगे। आपको अगर ऐसा प्रोसेस से जाना है तो मुझे तो सीधा सीधा लिख रहा है, तो विजुअलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ टॉपिक एंड फिर ऑपरेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, विजुअलाइजेशन करते हैं पहले कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो हमें दिया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो हमें पता है क्या होता है। हमें यहां दे रखा है कि किसी चीज का, किसी मीडियम का परमिटिविटी इतना है, मतलब 2 इंटू E0 है, मतलब यहां पर ER की वैल्यू कितनी है, 2 है बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, इतनी है। अगर म्यू की बात करूंगा तो म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 E0, मतलब इससे हमें पता चलता है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी कितनी है, 1.5। ओके, हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। सभी लोग ये बात पर बहुत अच्छे से क्लियर है, अभी तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, हमें यहां तक पता चल गई। ये पूरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतना इतना चीजें हैं, ये हमें दे रखा है और ये चीजें सॉर्टेड।
सेकंड स्टेप कि भैया फॉर्मूला कौन सा लगेंगे, तो डिटर्मिनेशन ऑफ चैप्टर, तो चैप्टर तो हमें डिटरमाइन हो गया भैया कि ये वाला है ना, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन में भी वो वाला पार्ट जिसमें हम नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर जब आप देखेंगे तो अगर आपके बुक में फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं याद है तो पलट के आप शॉर्ट नोट्स या नोट्स में देखिए, आपको फॉर्मूला दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ई आर मल्टीप्लाइड विथ म्यू आर। सॉर्टेड। आपको फॉर्मूला दिखेगा ई आर मल्टीप्लाइड विथ म्यू आर, तो आपको दिखेगा भैया ई आर कितना है 2, म्यू आर कितना है 1.5। आंसर यहां पर से सीधा सॉल्व हो गया 3। अगर आपकी स्पीड अच्छी, आपको सीधा फॉर्मूला दिखने की आदत है, तो भैया आप अगर बहुत अच्छी स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ये आंसर सीधे एक ही लाइन में आ जाएगा, ये आंसर आ गया। पर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं ना, मैंने आपको स्टेप से निकालना सिखाया कि आप पहले ये लिखिए, ये तो हर कोई लिख सकता है ना, ये जितना ये डेटा मैंने लिखवाया ये हर कोई लिख सकता है। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को कि डेटा को कैसे छान रहे हैं। यही तो एक डॉक्टर का काम है कि कैसे एनालाइज करना है। इसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगा दिया है जी भैया, सभी क्लियर है? कोई प्राणी परेशान तो नहीं, कोई पापी परेशान तो नहीं? चलिए अगली चीज हमारे पास यहां पर ये √3 आ गया। अगली चीज यहां पर पूछ लिया भैया, अ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन राइट एंगल प्रिज्म। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 का ये शायद, एट 6 डिग्री, तो ये इसका 6 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5, द एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी। ठीक, ध्यान से देखिए, कोई प्राणी फड़फड़ाए नहीं, कोई प्राणी घबराए नहीं, कोई प्राणी छटपट। हमें प्रिज्म के बारे में क्या पता है? पहली चीज हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप सभी को पता है, आइडेंटिफिकेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर देते हैं भैया, विजुअलाइजेशन ऑफ पूरा क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। तो हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, हमें ए दे रखा है प्रिज्म का, घबराना नहीं है, 6 डिग्री। ठीक, और क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और कुछ दे रखा है, और एक और चीज दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रिज्म के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, ये दे रखा है, दिखा हुआ है, आपको ये रीड करते आना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। और एक और चीज यहां से, जब मैं इधर से बाहर निकल रहा हूं तो इस तरफ है एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यही हमसे पूछा है भैया, देन द एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी। तो यहां पर हमसे पूछ लिया एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है। सभी प्राणी क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी की सारी बातें हमें क्लियर है। सेकंड स्टेप में अपन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। टॉपिक हमें पता है कि भैया ये रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन मतलब गुमराह करना, गुमराह करने में प्रिज्म के अंदर 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हमने प्रिज्म के अंदर पढ़े, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, अभी के अभी रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। कौन से 3 फॉर्मूले थे, n1 sin i1, ध्यान से देखिए, n1 sin i या n sin i, sin i इज इक्वल्स टू n sin r1, है ना, sin e इज इक्वल्स टू n sin r2, और आखिरी में r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू a। यही 3 फॉर्मूले पढ़े। अब एक बात बताओ कि इनमें से और चीजें पता करने की हम कोशिश करेंगे ना, हम चीजों को पता करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम सबसे पहले तो बेटा i 0 है, आप देख लीजिए, इसका i 0 है। अगर i 0 है तो r भी 0 होगा, क्योंकि अगर i 0 है, sin i is 0, तो r भी क्या होगा 0। तो इफ i is equals to 0, that implies r1 will be equals to 0। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई कि अगर इसका i 0 है तो r1 भी क्या है 0। अगर इसका i 0 है तो इसका r1 भी क्या है 0 है। सॉर्टेड, ओके, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। i 0 है तो इसका r1 भी क्या है 0 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। i 0 है तो r1 भी 0 है। अब अगर r1 0 हो गया तो बात फिर r1 प्लस r2 कितना है, तो मैं यहां पे डाल दूंगा भैया, इफ r1 इज इक्वल टू 0, तो r1 प्लस r2 किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर। a कितना दे रखा है 6, ये 6 के बराबर होना चाहिए, पर r1 तो 0 है, मतलब r2 किसके बराबर आ गया 6 डिग्री के बराबर। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? R2 यहां पर, ये जो R2 है, ये R2 यहां पर जो आया है, ये R2 किसके बराबर आ गया है 6 डिग्री के बराबर। कोई परेशानी नहीं, हमें E पता करना है। ठीक, हमें क्या पता करना है, E पता करना है।
तो R2 और E के बीच का कुछ रिश्ता निकल सकता है क्या? बिल्कुल यहां पर से निकल सकता है। आप देखेंगे बेटा R2 के और E के बीच का कुछ ना कुछ रिश्ता निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, फिर अब क्या होने वाला है कि थर्ड स्टेप से हम यहां पर थर्ड स्टेप पे ऑपरेशन पे आ जाएंगे। हमें काफी अच्छे से क्लियर, पहले में हमने विजुअलाइज कर लिया, दूसरे में हमने डाटा इंटरप्रेट कर लिया। भैया हमने पूरा डाटा इंटरप्रेट करने के बाद फॉर्मूला एस्टिमेट भी कर लिया कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अब हमें R1 के बारे में पता है, I के बारे में पता है, हमें R2 की वैल्यू के बारे में भी पता है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? E निकालना है। तो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन E इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, N साइन R1। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है, साइन E विल बी इक्वल्स टू N साइन R2। ओके, अब E निकालना है, लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है साइन E इज इक्वल्स टू N की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाइड विद साइन R2। अब R2 की वैल्यू क्या डालने वाली है? 6 डिग्री। सभी लोग क्लियर है इस बात पर? R2 की वैल्यू क्या डालने वाली है? 6 डिग्री। अगर 6 डिग्री वैल्यू डालने वाली है तो काफी छोटी वैल्यू है। तो जब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, मतलब थीटा की वैल्यू काफी छोटी है, तो इस केस में इसका जो बेटा वैल्यू होती है, मतलब हम साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही लिख देते हैं। जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही लिख दिया जाता है। तो यहां पर E विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह साइन E को E लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड विद साइन 6 को 6 ही लिख देंगे, 6 डिग्री लिख देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 9 डिग्री। बेटा ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में कई बार देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने यहां पर थोड़ा डिटेल में बता भी दिया है। देखिए इसका आंसर जो है ए आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट की बात देखें तो मैंने यहां लिख रखा है, तो यहां साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन जब 0 होता है तो जीरो, साइन जब 0 डिग्री के पास 0 की वैल्यू होती है इसकी, टेन की भी जब 0 डिग्री होती है तो वैल्यू 0 होती है। ओके, तो 0 के डिग्री के पास अगर कोई वैल्यू है तो इसका जो आंसर है वो 0 के पास आएगा। अगर 0 डिग्री के थोड़ा ही पास, 0 डिग्री के थोड़ा ही पास कोई वैल्यू है तो उसका आंसर भी 0 के थोड़ा ही पास आएगा, तब ऑलमोस्ट 0 आएगा। तो अब यहाँ टेन थीटा में भी अगर 0 डिग्री के थोड़ा ही पास कोई वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 के पास की वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू जो निकल के आ रही है, टेन थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी 0 के पास निकल। तो जब थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में हम टेन थीटा को लगभग थीटा के बराबर, मतलब 0 के आसपास वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू 0 के आसपास है, तो आंसर भी 0 के आसपास है। टेन थीटा में डिग्री की वैल्यू 0 के आसपास है तो आंसर भी 0 के आसपास आएगा, मतलब थीटा ही आ जाएगा, लगभग थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आपको सीधी बात एक याद रखनी कि व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ये वाली सारी चीजें आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स में चली जानी चाहिए। ठीक है? तो और एक और चीज है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आप साइन थीटा को लगभग टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ओके, जब थीटा बहुत छोटा होता है तब साइन थीटा को लगभग टेन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। कूल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं लगता कि अब होगी। ये वाली चीज को आपको याद रखना है, नोट करना है, और ऐसा कोई क्वेश्चन भविष्य में आ जाए तो आपको अटकना नहीं। अगली चीज पे चलते हैं। यहां पर हम लोगों से पूछ लिया भैया एक और सवाल, हमारे यहां सवाल है 2023 मणिपुर का कि भैया ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन द वॉल। एक ऑब्जेक्ट है वॉल पे माउंटेड है, बहुत बढ़िया, ये ऑब्जेक्ट है, इसे एक वॉल पे रख रखा है। अब यहां पर बोला द इमेज ऑफ, हमसे बोल दिया द इमेज ऑफ इक्वल साइज इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर रख दिया और यहां पैरेलल वॉल है, इस पर इमेज बनानी। ओके, अब यहां पर बोल दिया द लेंस इज केप्ट इन द डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ द सेकंड बॉल। यहां से ये वाली जो डिस्टेंस x है, ओके, इन फ्रंट ऑफ द सेकंड बॉल, द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। ओके, तो यहां पे इक्वल साइज इमेज चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को पहली दो स्टेप में विजुअलाइज और आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां देखा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, x डिस्टेंस पर है, यहां पर इक्वल साइज की इमेज बनेगी, अपोजिट वॉल पे तो उल्टी इमेज बनेगी। तो ऐसा कब होता है? जब इसकी इक्वल साइज की इमेज बन जाए, मतलब यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस पे रखा हो, 2f डिस्टेंस पे रखा हो, और इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही हो, 2f पे बन रही हो। तो अगर ये 2f किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसकी फोकल लेंथ ही तो हमसे पूछी है। अरे वाह, तो विजुअलाइजेशन में ही इसका आंसर आ गया। यहाँ तो 2f विल बी इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू, सॉरी f विल बी इक्वल्स टू x/2। क्या आप बहुत अच्छे से बात समझ गए बेटा? फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने ये बात पढ़ी है कि कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी नॉट मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो, ये f
f 2f इस जगह पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर बना हुआ है ये जगह, ठीक है, तो यहां हमारा अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, रखा हुआ है, तो इसकी इमेज यहां बनती है इक्वल साइज की। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4f। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का मतलब मिरर सॉरी लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 2f है। ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी 2f है। कोई परेशानी नहीं। यहां पर इसने बोला है द लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ द सेकंड वॉल। तो सेकंड वॉल से x डिस्टेंस पे दूर है, और वो ऑब्जेक्ट को अगर वहां बनना है तो इमेज कितनी होनी, 2f होनी है। तो x किसके बराबर होना है, 2f के बराबर। तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, x/2 के बराबर। आंसर आ गया। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, और आपका थोड़ा सा नॉलेज यहां पर यूज करना है। और ये नॉलेज इतना हैंडी कब आएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओगे, डीपीपी वगैरह के आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। ठीक है, सॉर्टेड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर बोल दिया लाइट ट्रेवल x इन टाइम t1। तो यहां पर बोला जा रहा है लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। वाह क्या सवाल है। क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, ये वाला अगर आप देखेंगे तो आपको जब क्रिटिकल एंगल मैंने पढ़ाया था तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो सबसे पहली चीज में अपन वही विजुअलाइजेशन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम x डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टाइम t1। ठीक है, तो एक मीडियम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट, बेटा स्पीड ऑफ लाइट पता कर सकते हो ना किसी एक मीडियम वन में। किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, x अपॉन t1। सुपर डुपर क्लियर। इसकी स्पीड पता चल गई x अपॉन t1 किसी एक मीडियम की। दूसरे मीडियम की स्पीड पता चल गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 10x अपॉन। कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, सॉर्टेड है, हमें कोई भी परेशानी यहां तक नहीं है। ओके, अब ये दोनों चीज जब हमें पता चल चुकी तो हमने हमने ये दोनों चीज आइडेंटिफाई कर ली भैया, है ना। पहली चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, मतलब एक तरह से स्पीड दी है। दूसरी बार हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, दूसरी तरह से हमें क्या दिया है, वहां की स्पीड दी है। तो डिस्टेंस और टाइम दिया तो स्पीड निकलेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 8-9 का कॉन्सेप्ट है। अब ये थोड़ा सा अगर नहीं पता तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखेंगे भैया कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, तब सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का है। ये तो जो क्वेश्चन है ये किस कहां का है, क्रिटिकल एंगल का है। तो क्रिटिकल एंगल में आपने अगर पढ़ा होगा तो साइंस सी में चीकू भैया ने फॉर्मूला लिखवाया था, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वाला अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वाला। यहीं पर फॉर्मूला स्पीड का भी लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, शायद आपको याद हो। स्पीड ऑफ लाइट का भी फॉर्मूला लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर अपन ने जब फॉर्मूला लिखा था तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट छोटी वाली अपॉन स्पीड ऑफ लाइट बड़ी वाली। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट छोटी वाली अपॉन स्पीड ऑफ लाइट बड़ी वाली। तो जो बड़ी स्पीड मतलब लार्जर है जिसकी वैल्यू, वो वैल्यू यहां डलेगी, छोटी वाली वैल्यू ऊपर डलेगी। अगर आप इसे दूसरे तरह से देखेंगे तो ये n1 n2 होगा, यहां c2 c1 होगा। ओके, तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। सॉर्टेड है। तो ज्यादा वाली स्पीड ऑफ लाइट नीचे है, यहां ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। अब अगर मुझे साइन सी का फॉर्मूला लिखना है तो साइन सी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला, छोटी वाली स्पीड अपॉन बड़ी वाली स्पीड। छोटी वाली स्पीड क्या है, x अपॉन t1, ठीक है, अपॉन बड़ी वाली स्पीड 10x अपॉन t2। सॉर्टेड। इस चीज को मैंने काट दिया, यहां पर आ गया t2 अपॉन 10t1। ओके, तो यहां पर आ जाएगा t2 अपॉन 10t1। क्लियर है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ। ट्रेवल्स द डिस्टेंस x इन 10x इन अदर मीडियम डेंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, अनदर डेंसर मीडियम। तो ये वाला डेंसर मीडियम है, अनदर डेंसर मीडियम। ओके, यहाँ थोड़ी सी, अच्छा मैंने कुछ, देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक थोड़ी सी खता ये हो गई है कि ये जो दूसरा वाला मीडियम है ये डेंसर मीडियम। ओके, तो इससे ज्यादा ये वाले जो डेंसर मीडियम है तो इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड क्या होगी, इन अनदर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम है दूसरा वाला, तो उसकी स्पीड, ये वाली जो स्पीड है कम है, तो ये वाली जो स्पीड है ना, ये कम वाली स्पीड, ये ऊपर आएगी।
कोई परेशानी तो नहीं। कम वाली स्पीड कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और ज्यादा वाली स्पीड कहाँ आएगी, नीचे आएगी। सॉर्टेड है क्या सभी लोगों को? तो यहां पर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ C2 लिख दिया जी को तुमने, यहां पर N1 यहां पर N2, इधर आ जाएगा C2 अपॉन C1। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है, N1 अपॉन N2 C2 अपॉन C1। तो लाइट ट्रेवल्स x डिस्टेंस इन टाइम T1 इन एयर, ओके, तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब ये ज्यादा स्पीड, ठीक है। 10x इन T2, दिस इज द अनदर डेंसर मीडियम, तो ये कम स्पीड है, तो ये वाली स्पीड कहां आएगी, ऊपर, और ज्यादा वाली स्पीड कहां आएगी, नीचे। तो साइन C इज इक्वल्स टू, तो एयर की स्पीड आएगी नीचे, तो एयर की स्पीड आएगी नीचे, तो ऊपर आएगी किसकी स्पीड, ऊपर आएगी किसकी स्पीड, डेंसर मीडियम की स्पीड। तो हम लिखेंगे 10x अपॉन T2 अपॉन x अपॉन T1, x will cancel out, 10T1 अपॉन T2। सभी लोग क्लियर है भैया, 10T1 अपॉन T2। तो C की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 10T1 अपॉन T2, 10T1 अपॉन T2, ये आंसर हमारा C वाला आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, यहां पर मुझसे पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने जब दूसरी बार पढ़ा तो काफी अच्छे से लिया कि T1 इन एयर है, ओके, एंड ये T2 इन अनदर डेंसर मीडियम है। तो जो एयर में होगी तो स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी, और मीडियम में होगी तो स्पीड ऑफ लाइट धीरे होगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा किधर आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो एयर की स्पीड यहां आएगी ये वाली, और ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां आएगी इधर। सॉर्टेड, ये रिलेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है पहले ही। अब यहां पर जब अगली चीज, अरे भैया इन्होंने तो बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है, ये भी ठीक। चलिए यहां देखते हैं अगला, हम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, इन द फिगर शोन हियर, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, ओके। तो एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास कितने लेंस है, 1 2 3, तीन तरह के लेंसेज हैं, सॉर्टेड। तो तीनों लेंसेज का हम क्या निकालेंगे, यहां पर फोकल लेंथ निकालेंगे। देखिए तीन अलग अलग लेंस है, तीनों अलग अलग लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे, और उस फोकल लेंथ को हम ऐड करेंगे, सॉर्टेड। चलिए मैं शुरू करता हूं, एक एक करके तीनों लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहली बात भाई विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। तो सीधी बात है, आपको दिख रहा है कि बेटा तीन अलग अलग लेंस हैं, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तीनों को इंडिविजुअल लेंस मानना है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों को इंडिविजुअल लेंस मानिए, सॉर्टेड है। तो आप तीनों लेंसेज को इंडिविजुअल लेंस मानिए कि भैया ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, और ये तीसरा लेंस। ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है बेटा। ये वाला इधर का रेडियस कितना है, तो इधर का रेडियस है इनफाइनाइट, इधर का रेडियस कितना है, तो ये वाला रेडियस है 20, इधर वाला रेडियस कितना है इसका, तो ये रेडियस 20 है, ये रेडियस भी 20 है, ये रेडियस भी 20 है, और ये रेडियस क्या है, इनफाइनाइट, ओके। अब एक एक करके सारे लेंसेज का निकालते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, बाहर का एयर का मानना है 1, इसका 1.6 है, बाहर का एयर का मानना है 1, इसका 1.5 है, बाहर का एयर का मानना है 1, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानना है। सभी लोग काफी अच्छे से क्लियर, ओके। चलिए इंडिविजुअल इन तीनों लेंसेज का फोकल लेंथ निकालेंगे, और 1/f इज इक्वल्स टू 1.5, ध्यान से देखिए 1.5 माइनस 1, देखा। फिर जब हम इधर से जाएंगे तो पहली रेडियस इसकी क्या लेंगे, पहली वाली जब इधर से आ रहे हैं तो पहली रेडियस इसकी क्या लेंगे, 1/इनफाइनाइट माइनस, देखिए 1/इनफाइनाइट, पहली रेडियस तो इनफाइनाइट, दूसरी वाली रेडियस हमारे पास कैसी आ गई, दूसरी वाली रेडियस हमारे पास कैसी आ गई, वेक्स आ गई, एक कॉन्वेक्स है ना, तो वेक्स के लिए हमने क्या याद रखा, वेक्स पी। कितनी बार भी बेटा हमें दो चीजें याद है, एक तो याद है K1 और दूसरी याद है वेक्स पी। तो जब भी K होगा तो नेगेटिव होगा, और जब भी वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास वेक्स आ गया, तो वेक्स पी इज पॉजिटिव, तो यहां पे हमें पता चल गया वेक्स पी इज पॉजिटिव। तो इसकी हम फोकल लेंथ डाल देंगे 1/+20, +20 क्यों डाला, क्योंकि वेक्स सरफेस है, इधर से जा रहे हैं, तो वेक्स पी विल बी पॉजिटिव, ओके। तो हमें आंसर मिला भैया 1.5 माइनस 1 मतलब 1/2.5, ओके। 1/इनफिनिटी आ गया 0, -1/20, तो ये आ गया -1/0.5,
40, 1/f, f इज इक्वल टू -40। सभी लोग क्लियर है बेटा ये वाली बात पे? पहला फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए सेकंड फोकल लेंथ निकालते हैं। सेकंड अलग कलर से निकाल देते हैं ताकि अलग अलग दिखता रहे कि हाँ ये दो अलग अलग फोकल लेंथ निकाले हैं। ठीक है, अब यहां पर 1/f इज इक्वल्स टू, अगले वाले फोकल लेंथ को निकालेंगे तेजी से। 1.6 माइनस 1 इधर से, पहला वाला को अपन कैसे देखेंगे? देखिए जब अपन इधर से जा रहे हैं तो पहली वाली रेडियस कैसी है? वेक्स पी। दूसरी वाली रेडियस कैसी है? K1। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाली रेडियस पर जब मैं पहुंचा तो मुझे पहली रेडियस कैसी मिल रही है? K1, और दूसरी रेडियस पहली रेडियस कैसी मिल रही है? वेक्स पी, मतलब ये वाला को हम पॉजिटिव लेंगे और इसकी दूसरी सरफेस मुझे मिलेगी K1, इस तरह से मिल रही है, केव सरफेस मिल रही है, तो ये वाली नेगेटिव मिलेगी, K1 नेगेटिव, वेक्स पी पॉजिटिव। सॉर्टेड बेटा। तो यहां पर इसका जो K1 है वो क्या है? K1 है वो क्या है? पहला वाला सरफेस क्या है? पॉजिटिव है, तो 1/20 माइनस दूसरा वाला सरफेस K1 है -20, माइनस माइनस आ गया प्लस, आंसर आ गया 0.6 मल्टीप्लाइड विथ 2/20। एवरीवन सुपर क्लियर? कोई परेशानी नहीं? ये आ गया बेटा 2/20 मतलब 0.6/10 मतलब 6/100। ये आ गया 1/f, f इज इक्वल्स टू 100/6। हर प्राणी क्लियर है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, दोनों चीज क्लियर है। अभी जो तीसरा वाला है इसे मैं कैलकुलेट कर भी लूंगा तो वही -1/40 आएगा, है ना? पर मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं, आपको लगना नहीं चाहिए अरे टीचर आलसी है मेरा। ठीक है, चीकू आलसी नहीं है। अब यहां देखेंगे 1/f इज इक्वल्स टू, जब इस तरफ से जा रहे हैं तो हमें कैसी सरफेस मिली? K1। इस तरफ से जा रहे हैं तो कैसी सरफेस मिल रही है? K1। तो हम लिखेंगे भैया 1.5 माइनस 1 इंटू 1/-20। K1 मिला -20, और दूसरी सरफेस तो इन्फिनिटी है तो -1/∞, तो -1/∞ क्या हो जाएगा? 0। हर जगह -1/∞ क्या हो रहा है? 0। ओके ठीक है, तो -1/∞ हो गया 0। ये कितना आ गया? ये 0.5 मल्टीप्लाइड विद 1/-20, तो ये आ जाएगा 1/-1/40। सॉर्टेड है बेटा। तो इसका फोकल लेंथ कितना आ गया? -40। इधर भी -40, इधर भी -40, और ये वाला आ गया भैया, ये वाला 100/6। तो आप समझ रहे हो बेटा, इस लेंस को ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, फोकल लेंथ वही रहता है। ओके, तो वो वाले लेंस को उधर से उठा के ऐसे रख दिया, फोकल लेंथ सेम है। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है भैया द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब क्या करेंगे? तीनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता करेंगे। तो एक आएगा 1/40 माइनस प्लस 6/100 -1/40। सॉर्टेड। क्या करते हैं? ऊपर नीचे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि भाई 2.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? एक रुक जाओ, तुम कंफ्यूज मत हो। -1/40 इनको जोड़ देते हैं, -2/40 आ जाएगा, प्लस 6/100 आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आ गए? अब यहां पर देखना बड़ा ध्यान से, इसे इससे उड़ा दिया। जैसे ही मैंने इसे इससे उड़ा दिया तो आ गया -1/20 प्लस 6/100। अब -1/20 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहे हैं जी को भैया 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड? ताकि -5/100 हो जाए। बेटा इसे काटोगे तो वापस -1/20 हो जाएगा, प्लस 6/100, तो आ जाएगा 1/100, दैट विल बी इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, क्या सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं? इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई है हमारी? 100 सेंटीमीटर। की फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई है भैया? 100 सेंटीमीटर। क्या सभी लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं? हैं जी भैया? ठीक है, हमारी फोकल लेंथ यहां पर कितनी निकल करके आ गई है? 100 सेंटीमीटर। सॉर्टेड है? माइनस का कुछ लफड़ा कर दिया क्या मैंने? -40 सब कुछ सही है। 6/100, 6/100, हमारा तो साइन एकदम सही है, +100, इधर -100 में आंसर क्यों आ रहा है? चलो इनका आंसर देख लेते हैं, -3/100। ओके ओके ओके। ओ मैंने कुछ तो भारी वाली गलती कर दी।
ठीक है, तो यहां मैंने क्या गलती करी, मैंने गलती करी कि भैया ये वाला है ये 1.6 है और ये अंदर वाला 1.5 है, मैंने इन दोनों को 1.5 ले लिया और इसे 6। फिर से एक काम करता फिर से सॉल्व कर देता हूं मैं, है ना। वैसे आप लोगों को समझ भी आ गया कि ये भी मैंने सॉल्व तो सही किया है, बस मैंने डेटा गलत ले लिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से पूरा सॉल्व कर देता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। कुछ लोग समझ गए होंगे, बस देख रहे होंगे अरे ये आदमी कैसा इंसान है, ये होता है यार, उधर से डेटा कॉपी करने में कितनी बार ये मिस्टेक हो जाती है ना। तो यहां देखते हैं फिर से क्या हुआ, यहाँ पर 1.6 है, ये 1.5 है और 1.6 है। मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया तो मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है। तो ये 1.6 1.5 1.6, बीच वाला 1.5 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये वाला साइड कितना है 20 है, ये वाला साइड कितना है 20, ये भी कितना 20, ये वाला भी कितना 20। कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक किसी के आंसू तो नहीं छूट रहे हैं, फड़फड़ा फड़फड़ा के कोई रो तो नहीं रहा जीवन बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सेम ही होने वाला है ना, इसका और इसका फोकल लेंथ सेम ही होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पहले वाले का फोकल लेंथ 1.6 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन इसका पहला सरफेस कितना होगा इनफाइनाइट, तो हम लिख देंगे इनफाइनाइट, माइनस इसका दूसरा सरफेस कितना होगा। तो जब हम ये वाले सरफेस पे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है K1 और वेक्सपी। आप समझ पा रहे हैं बेटा, दूसरे सरफेस पे जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला सरफेस वेक्सपी मिल रहा है, कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस, मतलब इसका वेक्सपी होगा, पॉजिटिव डलेगा। तो हम यहाँ पर 1/20 डालने वाले हैं, ना कोई दर्द ना कोई समस्या ना कोई पीड़ा। हमारा आंसर आ गया 0.6 मल्टीप्लाइड विथ -1/20, आंसर आ गया -6/200 1/f। कोई परेशानी नहीं है यहां तक। अब दूसरा बीच वाले की बात करते हैं, तो बीच वाले में बात करेंगे भैया, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड वाले की बात, दिस फर्स्ट वाला, सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या हुआ, 1/f इज इक्वल्स टू, इस चीज के बराबर है ये 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/20 माइनस और 1/-20। ठीक है, ये क्या कर दिया आपने, इतना तेज लिखा जा सकता है, पर देखेंगे ये वाला कैसा है, वेक्सपी। पहला सरफेस कैसा है, इसमें पहले सरफेस पे हम गए तो ये कैसा है, वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस है, मतलब वेक्सपी है, पॉजिटिव आएगा। दूसरा वाला कैसा है, K1 है, मतलब केव सरफेस है, मतलब n आएगा, K1 मतलब नेगेटिव आएगा। सभी लोग क्लियर हैं, K1 वेक्सपी। तो पहला सरफेस क्या रेडियस हमने पॉजिटिव लिया, दूसरे सरफेस का रेडियस हमने नेगेटिव लिया, माइनस माइनस हम लोगों के पास क्या हो गया, प्लस हो गया। 1.5 माइनस 1 मतलब 1/2, 1 और 1 अगर ऐड हो गए तो ये आ गया 2/20, 2 से 2 कैंसल आउट, हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1/20। इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/20। अब जो तीसरा वाला होगा, हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड एकदम एक जैसे होते हैं, उसको सिर्फ पलट के रख दिया तो फोकल लेंथ उसकी चेंज नहीं होगी। तीसरे वाले की भी फोकल लेंथ आएगी -6/200। ठीक है बेटा, क्योंकि 0.6 था, 1/20 आया था माइनस में, तो 1/, वैसे हम लोगों ने लिख दिया। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f1 प्लस 1/f2, उर्दू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहां पर देखेंगे सभी लोग ध्यान से, 1/f1, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी डाल दी बेटा, ध्यान से देखेंगे 6/200 माइनस 6/200 प्लस ये दूसरी वाली कितनी है, जरा ध्यान से देखना, दूसरी वाली कितनी है, तो 1/20, तो ये कितना है भैया 1/, कोई परेशानी नहीं, प्लस -6/200, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को माइनस माइनस ऐड कर दिया तो -12/200 आ गया, प्लस 1/20। तो ऊपर नीचे क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहां पर -12/200 प्लस 10/200 ऐसे लिख सकता हूं। -12 प्लस 10 कितना आ गया, -2/200, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 1/f, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 माइनस। अजी क्लियर है सभी को, अजी सुनते हो, आंसर -10 आ गया है। ठीक है, अगला -100 आ गया है। अगला सवाल हम लोगों की आंखों के सामने, अभी 2023 पे ही हैं इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूं। अगर बेटा तो मैं ये वीडियो अपने हिसाब से, जैसा मुझे पढ़ाना पसंद है मैं वैसे बना रहा हूं, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा तेज सॉल्व करा दो, सिर्फ सॉल्यूशन बता दो, तो मैं फिर वैसा वाला कर दूंगा, और वैसा वाला तो फिर तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। पर अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं वैसा भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो
इस तरह से आपको जैसा सही लग रहा है आप कॉम्प्लीमेंट जरूर कमेंट में देकर के जाइए, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ूंगा, है ना। तो जरूर लिखिए, और ये सब मत लिखिए फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, ये सब मत लिखिए। तो ये मेरा एक टेस्ट प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से कंप्लीट होता जाए आपका पूरा की पूरा कामकाज। तो यहां देखते हैं भैया, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ, वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कॉनकेव। दोनों का फोकल लेंथ क्या है, सेम है, वन इज कॉनकेव और वन इज कॉन्वेक्स। तो बेटा ये कॉन्वेक्स है और ये वाला क्या है, कॉनकेव। तो वन इज कॉनकेव, वन इज कॉन्वेक्स, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, सेम। ओके, अब हमसे बोला गया कि द व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। वाओ, वेरी नाइस। तो देखिए बेटा, इसका भी फोकल लेंथ है, इसका भी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ ऑफ वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए हम लिखेंगे वन अपॉन f1 प्लस वन अपॉन f2। सॉर्टेड एवरीवन। वन अपॉन f1 के लिए बताइए, वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, बेटा ये कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए k1 होता है, तो इसकी फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव, प्लस वेक्स के लिए वेक्स p होता है, इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी पॉजिटिव, और वन अपॉन फोकल लेंथ जब अपन इसे देखेंगे तो अरे भैया ये तो जीरो आ गया। वन अपॉन एफ अगर जीरो है तो एफ इज इक्वल्स टू कितना है प्यारे प्यारे प्राणियों, इनफाइनाइट। अगर एफ जीरो है, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ कितना है, इनफाइनाइट। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है, एफ कितना है, इनफाइनाइट है, एफ कितना है, इनफाइनाइट। सॉर्टेड, हर एक प्राणी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, एफ विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। 2023 खत्म हुआ, 23 वाह 22 में आ गए। चलो यहाँ पर 22 में आ गए हम। 22 में पहला बोलते थे भैया तो प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो डिलीटेड, रेनबो इज डिलीटेड बेटा। रेनबो आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है, पुरानी एनसीईआरटी में इसकी थ्योरी दी गई थी, पहले हम भी बहुत इस पर एम्फेसाइज करते थे कि रेनबो पढ़ के जाओ, रेनबो पढ़ के जाओ। प्राइमरी रेनबो एक बार टीआईआर, सेकेंडरी रेनबो दो बार टीआईआर। तो बेटा यहां पर ये आपके डे टू डे लाइफ में कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन मस्त की बात है सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, उड़ा दिया गया। इसके बाद अगली चीज हमारे पास एक टेलीस्कोप है, ठीक है, ध्यान से देखिए। टेलीस्कोप के अंदर कौन सा टेलीस्कोप है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर हमें क्या दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज बीइंग यूज्ड, इस्तेमाल किया जा रहा है, इज बीइंग यूज्ड is being used by an observer to observe the planets in normal adjustment। normal adjustment फोफी, फोफी याद है बेटा, फोफी नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज किया जा रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई पीस आर दिस दे रखा है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज इतना, मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज -1000 टाइम्स, the image of the planet is erect and diminished, the aperture of the eyepiece is smaller and that of objective। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा, देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या टेलीस्कोप में होता क्या है। तो ये टेलीस्कोप होता है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, पूरी की पूरी हर चीज का डेरिवेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सन वन को, कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा जा रहा है, लेट सपोज मैं ऐसे बना देता हूं, कोई बहुत बड़ा एरो दिख रहा है आसमान में, बहुत बड़ा दूर एक एरो दिख रहा है, उस एरो को देखा जा रहा है, क्लियर है। जब इसकी इमेज यहां बनेगी तो यहां इसके फोकल लेंथ पर ऐसे रे आती हैं और टेलीस्कोप के फोकल लेंथ पर मिलती हैं, यहां इसकी उल्टी इमेज बनती है। आप समझ रहे हो बेटा, इसकी उल्टी इमेज यहां बन गई। ओके, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, FO है, कोई परेशानी नहीं। जो हमारे पास ये जो दूसरा लेंस है, ये जो दूसरा लेंस है ये FE है, फोकल लेंथ छोटी होती है, छोटा लेंस है। FO ये बहुत बड़ी फोकल लेंथ का अच्छा बड़ा लेंस होता है। अब ये FE क्या करता है, FE भाई क्या करता है, FE इस इमेज की इनलार्ज इमेज यहां बनाता है। FE क्या करता है, इसकी इमेज इनलार्ज इमेज यहां बनाता है। अब क्वेश्चंस में सारी बातें फिर से पढ़ते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप जरा बता दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन इसका फॉर्मूला होगा FO अपॉन FE, क्लियर है। मैग्निफिकेशन इसका FO अपॉन FE होगा। FO कितना होगा जरा तेजी से बता दें बेटा सभी लोग, एक मिनट रुक जाए। FO इसका कितना होगा, FO कहां गया भैया अपना, हाँ तो 20 मीटर है। FO 20 मीटर मतलब 2000 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, खच खच, तो आ गया 1000। मैग्निफिकेशन इसका आ जाएगा बेटा 1000
1000 पर, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होती है, तो जब इन्वर्टेड इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। बेटा ये बात सभी लोगों को क्लियर है? इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है, तो इन्वर्टेड इमेज मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ध्यान से, सॉरी, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस एफओ है और ये वाली डिस्टेंस एफई है, एफओ और एफई। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि ट्यूब लेंथ कहलाती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि ट्यूब लेंथ कहलाती है, वो एफओ प्लस एफई के बराबर आती है। मतलब 20.02 मीटर, सॉरी 20.2 मीटर, 02 ही आएगा ना, 20.02, ये 20 मीटर है और ये 0.02 मीटर है, ठीक है, तो 02 मीटर, तो 20.02 मीटर होगी। तो ये ए वाला स्टेटमेंट भी सही है। इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ना ना ना, इरेक्ट थोड़ी है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, जैसा प्लेनेट दिख रहा है वैसी इमेज, ना ना ना, उल्टी इमेज। तो यहां पर द अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर, आई पीस छोटू है, हाँ, देन ऑब्जेक्टिव पीस, बिल्कुल सही बात। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा की पूरा आपको बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाते आना चाहिए, पूरा डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज वहां पर पूछ ली, सिंपल फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा है। जिस प्राणी को पूरा ये कॉन्सेप्ट पता होगा वही प्राणी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सॉर्टेड है बेटा। अगला सवाल, फिर से हमसे यहां पर एक सवाल कॉन्वेक्स लेंस का पूछा गया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। यहां पर 20 सेंटीमीटर ईच, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कितना है? इधर भी 20 सेंटीमीटर है, इधर भी 20 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर है जी भैया। ओके, अब यहां पर हम लोगों से क्या बोला गया? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 देन द पावर ऑफ लेंस। ओके, पावर ऑफ लेंस पूछ लिया, सॉर्टेड है। पर पहले हमें रे ऑप्टिक, मतलब इसका रे ऑप्टिक्स का, वो सॉरी रे ऑप्टिक्स बोल रहा हूं मैं, इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस दे रखी है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f, जल्दी से बता दीजिए बेटा। 1/f कितना? 1.5 माइनस 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। बेटा ये हम पहले भी कर चुके, सेम चीज है। तो आप ध्यान से देखोगे 1/f 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं ना, इंटू 2/20, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, फोकल लेंथ इसकी आ गई 20। अब हमसे पूछ लिया फोकल लेंथ 20 है, सॉर्टेड। पहली स्टेप, अगर आप इसको उस तरह से जाने की कोशिश करोगे तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रेडियस 1 इक्वल्स टू रेडियस 2 इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है। आप क्या पता करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 1.5 दे रखा है, और क्या पूछा है? पावर पूछा है। तो इन सब चीजों से पावर कैसे निकले? और फिर आप जाओगे सेकंड स्टेप में, एस्टिमेशन ऑफ टॉपिक, चैप्टर एंड टॉपिक। तो आप जाएंगे कि भैया तो रिफ्रैक्शन का कॉन्वेक्स लेंस वाले क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस वाले क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन के अंदर वाले, वो क्वेश्चन का यहां पर कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, वही क्वेश्चन का यहां पर कुछ लेना देना आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कोई ना कोई उस क्वेश्चन का या उस तरह की चीजों का लेना देना आ रहा है। अरे वाह। तो अगर मैं यहां पर इस बात की बात करूं कि भैया इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज इतना, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज इतना 1.5, तो क्या हम इस पूरी चीज को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पहले हमें पता है कि पावर निकालनी, तो पहले पावर का फॉर्मूला देखेंगे। तो पावर का फॉर्मूला जब आप देखोगे आपके नोट्स में आपको याद आएगा, तो पावर का फॉर्मूला अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में डालते हैं तो 1/f, 100/f, और अगर फोकल लेंथ मीटर में डालते हैं तो 1/f। तो पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला, तो 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आ जाएगा n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सॉर्टेड। तो अगर आप अपने वीडियो वाले मेथड से जाओगे तो विजुअलाइजेशन आइडेंटिफिकेशन में आपने ये सारी आइडेंटिफाई चीज करी, पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगले उसमें आप चैप्टर में गए, पावर का फॉर्मूला निकाला, पावर का फॉर्मूले में आपको पता चला फोकल लेंथ, मतलब आपको फोकल लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। थर्ड स्टेप में आप आ गए ऑपरेशन। आपको समझ में आ रहा है बेटा, वीडियो मेथड से हर चीज आ जाती है। तो अगर ये मेथड आपको जच रहा है तो बेस्ट है, और अगर आप इतने हैबिचुअल हो गए हो कि आप सीधे बेटा ये फॉर्मूले में मैं तो फोकल लेंथ निकाल के सीधे लिख दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। तो फिर यहां पर देखते हैं,
मैं आपको वीडियो मेथड से ही समझाता हूं, मैं आपको ज्यादा एडवांस नहीं मानते हुए चलता। यहाँ पर ये इधर इधर, ओके। थर्ड स्टेप में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वही फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1/f निकाला हम लोगों ने, वही चीज 1.5 - 1 इंटू 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2/20। खाच खाच 1 फोकल लेंथ कितनी आ गई 20, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ अगर इसकी 20 सेंटीमीटर आ गई है तो अगले स्टेप में मुझे पावर निकालनी है। तो सेंटीमीटर में अगर है तो 100/20 पावर आ जाएगी 5 डायोप्टर। क्लियर है भैया? हर प्राणी क्लियर है? ये वाला फ्लो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आप वीडियो मेथड से जा रहे हैं तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जो डेटा दिया हुआ है वो आपने यहां लिख लिया। पावर पता करनी है, पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपने पता करा। उसमें फोकल लेंथ चाहिए होती है, तो फोकल लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपने पता करा। तो फोकल लेंथ में ये सारी चीज यूज होके आंसर आ जाए। किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। गॉट इट जनता? चलिए अगला वाला हमारे पास बोल दिया, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे वुड बी। वेरी नाइस। तो देखो बेटा, हमने हमारे एनसीईआरटी रीडिंग में एक बात सीखी थी कि अगर कोई भी, वीडियो मेथड से करें, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहला वाला हमने क्या करा, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल। तो इसके लिए हमें पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास क्या एक सरफेस है, सरफेस है, ये पहला वाला पार्ट ही चल रहा है वी वाला। तो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहां पर से एक रे आई, कितने एंगल पर आई, ये एंगल है 60 डिग्री। अब हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि जितनी बार कहीं भी कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो बिना रिफ्लेक्शन के नहीं होता। अगर कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन, अगर कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे यहां पर देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाने में क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो अगर कहीं पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बिना रिफ्लेक्शन के नहीं होगा, बिना रिफ्लेक्शन के नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बेटा ये वाली बात? बिना रिफ्लेक्शन के नहीं होगा, बिना रिफ्लेक्शन के नहीं होगा। तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन। तो हमसे पूछा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ये एंगल जो ये यहां पर एंगल, ये एंगल कितना है? ठीक, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 है, ये 60 है तो ये एंगल भी 60 है। तो ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसे निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है, स्नेल्स लॉ से। ठीक है, तो अब हमें 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 पता करना है ये एंगल कितना है, ये हमें पता करना है। अब क्या, अगर ये 60 तो ये 60 हमें पता है, बिल्कुल। ये एंगल हमें पता करना है, क्या ये एंगल निकाला जा सकता है? ये आर है। तो इसके लिए हम कौन सा, सेकेंड स्टेप में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। साइन आई कितना है भैया? साइन आई कितना है? तो साइन आई की जगह हम डाल देंगे साइन 60। एन कितना है? √3 साइन आर। आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? साइन आर। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर? सुपर डुपर क्लियर। साइन 60 आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू √3, √3 से √3 साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2, आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एंगल कितना दे दिया हमें? 30 डिग्री। तो हमें ये 60 पता है, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, तो ये 30, ये 60, तो पूरा कितना होना चाहिए? 1। तो ये बेसिक मैथ्स में आ गए बेटा अपन। थर्ड स्टेप में हमें पता चला कि भैया ये पूरा की पूरा एक लाइन का एंगल होता है 60 प्लस अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन का, पूरी लाइन का एंगल होता है 180। पूरी लाइन का ये एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक 180 डिग्री है, तो ये 60 है, 30 है, तो ये कितना हुआ? 60, 30 को उसमें से माइनस करा तो अल्फा आ गया 180 माइनस 90, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90 के बराबर। बेटा सभी लोगों को क्लियर है? तो
इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आ गया है 90। तो आपको थोड़ा सा बेटा ये चीजों पे हैबिचुअल चीजें बनानी पड़ेगी, टास्क बनाना। अगली चीज हमारे पास टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कितने मीडियम है? दो मीडियम है। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री। दोनों को कैसे सेपरेट करा है? प्लेन बाउंड्री से सेपरेट किया। ठीक है, अब बोला गया है द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया आर 1.5 10 to the power 8 and 2 into 10 to the power 8। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया आर 1.5 into 10 to the power 8 and 2 into 10 to the power 8। हर एक प्राणी क्लियर? बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट हमने बात पढ़ा रखा है बेटा इसी चीज पे पहले भी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। तो साइन सी इज इक्वल टू छोटी स्पीड अपॉन बड़ी स्पीड। छोटी स्पीड कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, खच खच उड़ा दिया। साइन सी इज इक्वल्स टू बेटा साइन सी इज इक्वल्स टू 3/4। क्या सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है? तो सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4। ओके, वीडियो वाले तरह से जाओगे तो क्या करोगे? वीडियो वाले तरह से जाओगे तो वी आई लिखोगे, आइडेंटिफाई करोगे क्या दे रखा है। एक स्पीड 1 दे रखी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, एक स्पीड 2 दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। हमसे क्या पूछ लिया है? क्रिटिकल एंगल पूछ। क्वेश्चन में साफ साफ हर एक बात लिखी हुई, क्रिटिकल एंगल। सेकंड स्टेप में आप सोचेंगे भैया क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप जैसे ही जाएंगे आपको याद आ जाएगा भैया साइन सी इज इक्वल्स टू छोटी स्पीड अपॉन बड़ी स्पीड। छोटी स्पीड अपॉन बड़ी स्पीड, ये फॉर्मूला लगेगा और फिर आप ऐसे सॉल्व कर। क्लियर है? तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, साइन सी पता करना है। तो साइन सी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो सोचना है साइन सी निकालने के लिए। तो फॉर्मूला तुरंत आपको याद आ जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है तो साइन सी में स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बस। क्लियर है? छोटा साइन सी बड़ा। ओके, बहुत सिंपल सा है। यहां तो कुछ खतरनाक ही कर रखा है इन लोगों ने, तौबा तौबा। अगला सवाल फिर से प्रिज्म वाला। प्रिज्म वाले सवाल बड़े क्यूट आते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर द प्रिज्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। ओके एवरीवन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। यहां पर बोला है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। हमें यहां पर बोल दिया कि इसका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, मतलब इधर से आ रहा है तो कितने इस पे बाहर निकले। ठीक, अब जैसा कि मैं लोगों से पूछता हूं और वो लोग हर बार गलत बताते हैं, मतलब ज्यादातर लोग गलत बताते हैं कि यहां पर इस केस में हमें क्या क्या गिवन है। तो अपन सारी चीजें एक बार लिखते हैं। पहला स्टेप विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। ओके, क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुले शब्दों में दे रखा है √3। और क्या दिया है यहां? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइट ऐसे जाने वाली है, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है वो कितना है? 30 डिग्री है। ओके, एक और चीज, ये अगर आप प्रैक्टिस कर रही होगी या फिर आपने अभी ये पूरा लेक्चर जो अभी तक देखा है यही पूरा देख लिया होगा, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। कुछ लोगों से पूछता हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो लोग छाती से ऐसे शान से बोलते हैं 90 डिग्री। नहीं, 90 नहीं है ये। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जरा ध्यान से देखो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है इस जगह पे। जब आप देखेंगे तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल के पैरेलल जा रहा है। नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो R1 भी इसका कितना है? 0 डिग्री है। R1 क्या होता है? ये वाला जो एंगल होगा ये R1 होगा। इधर जो एंगल होता वो R1 होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस या R1। इस तरफ कोई एंगल होगा वो R2 होगा। हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए। हमसे क्या पूछ लिया यहां पर? इमरजेंस पूछ लिया है ना। ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं, इसी एक लेक्चर में ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। पहली चीज क्लियर। सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट में हम जाएंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ चैप्टर, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। तो चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, रे ऑप्टिक्स का
रिफ्रैक्शन का प्रिज्म वाला पार्ट है और उसमें भी प्रिज्म के 3 फॉर्मूले लगते हैं। कौन कौन से? साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर वन, आई 0 है तो R1 0 है। दूसरा फॉर्मूला साइन ई, तो एन साइन R2, तो साइन ई यहां से पता चलेगा हमें। और तीसरी चीज है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। अब हमें यहां से क्या क्या बात पता है वो चीजों पे अपन ध्यान देते हैं। तो हमें पता है R1 0 है, I 0 है, R1 0 है, ये बात क्लियर है। तो I 0 है, R1 भी 0 है, तो R2 किसके बराबर है? A के बराबर। A कितना है? 30 डिग्री। तो R2 किसके बराबर है भैया? 30 डिग्री के बराबर है। वाह, 30 डिग्री के बराबर R2 आ गया। अब हमें R2 पता है, हमें N पता है, E तो पता चल ही जाएगा। चलिए थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप ऑपरेशन हम लिखेंगे भैया यहाँ पर। थर्ड स्टेप में हमारा ऑपरेशन वाला स्टेप है ये। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे साइन E इज इक्वल्स टू एन साइन R2। ओके एवरीवन, साइन E कितना? सभी लोग ध्यान से देखेंगे, साइन E कितना? E की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? अच्छा ये तो पता करना है, वहां कहाँ देखने जा रहा है चीकू? यहाँ पे साइन R2 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो आप लिख देंगे साइन R2, आप यूं साइन R2 ये √3, और साइन R2 की वैल्यू साइन 30 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा √3/2, और यहां पर आ जाएगा साइन E। तो बड़े आंसुओं के साथ हमें पता चल गया E इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओ हो, ये क्वेश्चन तो सोचा ही नहीं था हमसे होगा। क्लियर है, सॉर्टेड है। सभी लोगों को समझ में आ गया भैया? ना दर्द, ना पीड़ा, ना परेशानी, न छल, न कपट, सभी प्राणी क्लियर हो चुके हैं आई गेस, है ना भैया? यहां पर हमसे हर एक प्राणी को हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही। ओके जी, अगला हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ए of focal length 20 and a concave lens B of focal length 5 are kept along the same axis at a distance d distance apart if the parallel beam is fold A and leave B parallel the distance d in centimeter। काफी बढ़िया बात बोली, देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस है ए, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और एक और कॉनकेव लेंस भी है, ठीक है? तो कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस बी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये विजुअलाइजेशन चल रहा है कॉन्सेप्ट का, अगर इफ अ पैरेलल बीम फॉल्स ऑन ए एंड लीव्स बी पैरेलल, अच्छा आ भी पैरेलल रही है, जा भी पैरेलल रही, मतलब इधर से आना भी पैरेलल है और इधर से जाना भी पैरेलल। ओके, ठीक है ना जी? आना भी पैरेलल है, जाना भी पैरेलल, ठीक है? आना भी पैरेलल है, जाना भी पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, आना भी पैरेलल है, जाना भी पैरेलल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा कि जो रेज हैं वो पैरेलल ही जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअल में आफ्टर रिफ्रैक्शन जब रेज जा रही होंगी, इसका फोकल, इसकी सारी की सारी जो रेज है वो फोकस होके इसके फोकस पे जा रही हो। तो इसका फोकस कौन सा होगा? इधर वाला होगा। ध्यान से देखिए, सारी की सारी रेज, जो सारी की सारी रेज हैं, वो सारी की सारी जितनी भी रेज हैं वो कहाँ जा रही होंगी? वो कहाँ जा रही होंगी? ये दोनों मिरर काफी पास, दोनों लेंस काफी पास रखे होंगे और इसकी सारी रे एक जगह पे फोकस होके जा रही होगी। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके दिखा, इसकी सारी रे यहाँ पर जा रही होंगी। ओके, अब ये सारी रे यहाँ जा रही हैं और जो हमारा लेंस रखा होगा, दूसरा वाला लेंस, जो हमारा दूसरा वाला लेंस रखा होगा, ये लेंस, यही इस लेंस का फोकस हो। समझ रहे हो? तो जो फोकस, जहां पर ये रे फोकस करके भेजना चाह रही, तो ये वाली लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और यहां पर कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इससे 5 सेंटीमीटर पर इसका फोकस।
तो जब इसे लग रहा है किसे कॉनकेव लेंस को कि सारी रे इसके ऊपर इसके सेंटर पर जा रही, जब कॉनकेव लेंस को लग रहा है कि सारी रे इसके सेंटर पर कन्वर्ज हो रही है, तो ये उन्हें क्या कर देगा, डाइवर्ज, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव सारी की सारी रेस को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, और ये सारी रेस कैसे निकल जाएंगी, वापस पैरेलल निकल जाएंगी। तो आई भी पैरेलल थी और जा भी पैरेलल रही हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, कुछ लोग 25 बोलेंगे, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, यहां का आंसर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन क्या पैरेलल आई, इसने वापस घुमा दिया। ठीक है भैया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रे ऐसे आए, यहां पर आए, ऐसे जाए और फिर ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं हो, अरे हाँ कैसे हो जाएगा, तुम जो ड्रॉ कर दोगे वो हो जाएगा बेटा। इसका मतलब इसने रे को क्या करा, ये वाले लेंस ने रे को क्या करा, आप देखिए रे ऐसे जा रही थी, रे ऐसे जा रही थी, और इसने रे को कन्वर्ज करा। तो ये कन्वर्ज थोड़ी करता है, इसका काम तो डाइवर्ज करना है। ये कब होता, ऐसा कब पॉसिबल होता, जब दूसरा लेंस भी ऐसा वाला लेंस होता, ये तो फिर टेलीस्कोप वाला सेटअप हो जाता। समझ रहे हो, ये रे ऐसे गई और इसने इसे डाइवर्ज कर दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? इसने इसे क्या कर दिया, इसने इसे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो कन्वर्ज तो कौन करता है, कॉन्वेक्स कर। अगर कॉनकेव रखा हुआ है, कॉनकेव रखा हुआ है, कॉनकेव रखा हुआ है, तो वो तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। दोनों रे यहां पर आई है, ये इसके बाद इस तक ये पहुंचा, और जब ये यहां पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद क्या होगा, ये तो इसे और फैला देगा, पैरेलल नहीं करेगा अगर ऐसा सेटअप। समझ रहे बेटा? तो रे को पैरेलल जाना है तो कॉनकेव जो अपना लेंस है इसको ऑब्जेक्ट के पहले यहां रखा होना, अभी ये इसे जब फैलाएगा तो पैरेलल कर दे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट नाउ? ये यहां पर है, इसके पहले रखा होगा, और फिर ये इसे क्या कर देगा, ऐसे जाती हुई रे को फैला करके पैरेलल कर। सॉर्टेड? यही सेटअप पॉसिबल है। आई होप सभी प्राणियों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज, यहां पर 4 पॉइंट हम लोगों के पास दिए गए हैं, 4 पॉइंट के बारे में अब चर्चा होगी। चर्चा होगी तो चर्चा में बात क्या की जाएगी, लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बेटा इसका आंसर तो आप लोग सिंपल सी बात याद कर लीजिए, जो इसका आंसर है ये बार बार आएगा आपको कि बेटा लार्ज अपर्चर होना चाहिए, कंट्रीब्यूट टू द गुड क्वालिटी, है ना, एंड विजुअलाइज द स्टेबिलिटी ऑफ इमेज। ये सब कुछ अपने एनसीईआरटी के अंदर से पूछा। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर द बेटर लाइट गैदरिंग, तो टेलीस्कोप के अंदर लार्ज एरिया होता है तो ज्यादा लाइट गैदरिंग होती है। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तीनों चीज एनसीईआरटी के अंदर की लाइन है, ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए कि इन इन चीजों के ऐसे फीचर होते हैं। ये बिल्कुल कैमरा वाली बात है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत दूर का फोटो खींच रहे हैं, चांद वांद का फोटो खींच रहे हैं, क्रिकेट मैच में वो चांद का वीडियो भी दिखा देते हैं, तो कैमरा का लेंस अच्छा इतना बड़ा होता है, आपके फोन में भी बड़ा लेंस दे देते हैं, तो आप सोचते हो अरे बहुत बड़ा लेंस है, ज्यादा अच्छी फोटो आएगी। तो वो अपर्चर लेंस का जो साइज है वो बड़ा हो गया, जिसमें से लाइट अंदर इंटर हो रही है वो चीज बड़ी हो गई, तो आपको लगेगा वाह वाह अरे तो बड़ा खतरनाक कैमरा, बड़ा कैमरा है। ठीक है, तो वही बड़ा अपर्चर की क्या है, लार्ज अपर्चर। ठीक है, ठीक है भैया, देखो अगला वाला सवाल हमारे पास है, रे ऑफ अ रे इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। एक स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म है, यहां पर एक स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म है, इस पर ये किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई पर इंसिडेंट हुई है। इसके बाद क्या हुआ कि भैया रे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई और यहां से नॉर्मली बाहर चली गई। नॉर्मली बाहर चली गई मतलब ऐसा बोला कि इमर्जेंस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। ओके, तो इसका इमरजेंस एंगल कितना है, 0, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अच्छा, अगर इमरजेंस एंगल 0 है मतलब R2 भी 0 है, ये हम कई बार इस पूरे के पूरे सेशन में देख चुके हैं कि अगर इमरजेंस एंगल 0 है तो R2 भी क्या होगा, 0। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल्स टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों से पूछा है कि आई कितना होगा, तो हमें पता है R2 0 है, हमें पता है E2 0 है, हमें पता है आई कुछ ना कुछ है, हमें पता है इसका ए कुछ ना एंगल ऑफ इमरजेंस का प्रिज्म जो है वो एंगल ए है। ठीक है, तो ए हमें पता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू। हमें आई पता करना है। आपको पता है कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज होती है, सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो ई वाली इक्वेशन का तो कोई यूज नहीं है,
सीधे सीधे लिखते हैं साइन आई इज इक्वल्स टू एन साइन R1। बेटा ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन R1। R1 ये वाला एंगल होगा, ओके। तो ये I है और ये R1 है, ये वाला एंगल होगा। अब हमें एक और बात पता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। ओके एवरीवन, लेकिन R2 तो क्या है, 0 है। तो R1 किसके बराबर है भैया, A के बराबर है। ओके, अब R1 किसके बराबर है, A के बराबर। तो मैंने लिखा साइन I इज इक्वल्स टू एन साइन A। हर प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन ए। अगर मैं यहां पर छोटे एंगल की बात करें, स्मॉल एंगल के लिए, तो इसमें साइन आई को आई लिख सकता हूं, एन को एन तो लिख ही दूंगा, एन को तो मैं म्यू लिख दूंगा, सॉरी एक्चुअली एन म्यू के बराबर है तो म्यू लिख दूंगा, और साइन ए को मैं लिख दूंगा ए। तो आई शुड बी इक्वल्स टू म्यू ए। हमारा आंसर क्या है बेटा, बी वाला आंसर हमारा सही हो गया है। सभी प्राणी ये बात को बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगली चीज यहां पर, अगला प्रश्न हमारे पास ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में पूछा। एक्चुअली ये वाला जो ब्रूस्टर्स एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ये वेव ऑप्टिक्स का है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब ये क्वेश्चन को भी मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ब्रूस्टर्स एंगल शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ब्रूस्टर्स एंगल थोड़ा डिफरेंट तरह की चीज है, ये इसका लेना देना पोलराइजेशन से, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ लिख डाल दिया गलती से मैंने, पर कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हम यहां पर बात करते हैं अगली चीज, नीट 2019 का क्वेश्चन है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल, ठीक, पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा समझिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, जब आई किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। आपसे पूछ लिया है एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, क्रिटिकल एंगल फॉर द एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आंसर बेटा बहुत सिंपल, सॉर्टेड है सभी लोग। बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, 90। धीरे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कठिन सवाल आ गया। अगला सवाल हम लोगों से फिर से पूछा, आइडेंटिफाई द, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट विथ रेनबो। सॉर्टेड। अगली चीज यहां पर, टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, टू सिमिलर एक जैसे थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f ईच, यप, हमसे बोला आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, किसको, थिन कॉन्वेक्स लेंस, कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जो जो बोल रहे हैं वो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1, तो इन दोनों के फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन का क्या है, f1 है, दो सिमिलर है, मतलब ये f है और ये f है, तो इनका जो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का होगा वो कितना होगा, f1 होगा। अब जैसे 1/f प्लस 1/f, बेटा ये किसके बराबर होगा, 1/f1 के बराबर होगा। तो f1 इज बेसिकली व्हाट, f1 विल बी इक्वल्स टू f/2। सभी लोग समझ पा रहे, क्योंकि 2/f इसको उल्टा कर देंगे तो f/2 आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1 व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विद द ग्लिसरीन, दोनों स्पेस, दोनों जो लेंसेज हैं इनके बीच की जो स्पेस है उसे ग्लिसरीन से फिल कर दी। अब बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना है, ग्लिसरीन का 1.5 है। तो आपसे पूछा गया नाउ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2, तो रेशियो f1 और f2 का क्या होगा, तो f1 तो हमें पता है, f2 निकालते हैं। तो अब क्या हो गया कि दोनों फोकल लेंथ को, दोनों के बीच की जो जगह थी, ये वाली जगह, इन दोनों को एकदम मस्त यहां पर रख दिया, दोनों के बीच की जो जगह है इसमें ग्लिसरीन भर दिया ऐसे बढ़िया से। तो यहां पर ग्लिसरीन जब फिल हो गया तो ग्लिसरीन भी एक लेंस की जैसे बिहेव करेगा, वो भी इस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/f2 जो होगा, ओके, 1/f2 जो होगा वो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, क्या आएगा 1/f1, कोई परेशानी नहीं। इसकी फोकल लेंथ 1/f प्लस भैया दूसरा वाला, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी दूसरे वाले की, इसकी भी 1/f, लेकिन यहाँ जो ग्लिसरीन होगी इसकी फोकल लेंथ 1/f ग्लिसरीन हमें निकालनी होगी। 1 फोकल लेंथ ऑफ ग्लिसरीन कैसे निकालेंगे, तो ग्लिसरीन की फोकल लेंथ वैसे निकालेंगे कैसे, 1 सॉरी ध्यान से देखिएगा 1.5 - 1, क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भैया 1.5। हर प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 था, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, सेम रिफ्रैक्टिव।
1.5 माइनस 1, 1 अपॉन इन दोनों का क्या आ रहा था बेटा, इन दोनों का फोकल लेंथ में 1 अपॉन रेडियस क्या था r प्लस रेडियस r आता था। इन दोनों का जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ निकालते थे नॉर्मल 1 अपॉन f, ठीक है, तो यहाँ दोनों प्लस आते थे, क्योंकि जब ये वाला लेंस होता था तो दोनों प्लस आते थे। लेकिन जब ये वाला लेंस लेंगे तो क्या होगा, ये वाली साइड माइनस आएगी और ये वाली साइड प्लस आएगी। क्लियर है? तो हम यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1। ध्यान से देखिए, इस वाली साइड को लिखेंगे 1 अपॉन, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, इस वाली साइड को हम लिखेंगे 1 अपॉन माइनस आर, माइनस 1 अपॉन प्लस आर। सॉर्टेड? तो ये पूरा की पूरा जो मामला है, अब ये पूरा की पूरा मामला कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू माइनस 2 अपॉन आर, 2 से 2 कैंसल आउट, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू माइनस आर। इसकी फोकल लेंथ कितनी आती थी, तो इसकी फोकल लेंथ 1/2 इंटू 2/r आती थी, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता था, तो 1/r आता था। हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसकी फोकल लेंथ आती थी भैया r, इसकी फोकल लेंथ आ रही है माइनस, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। चलो अब समझ लेते हैं, हमारे पास ये दो लेंस हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, तो 1 अपॉन r1 1 अपॉन f1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन f लिखा जाएगा। f किसके बराबर है, फोकल लेंथ r के बराबर, ठीक है, 1 अपॉन r, दोनों की फोकल लेंथ r के। पर जब ये लेंस आ गया ऐसे ऐसे, तो अब क्या होगा, 1 अपॉन f2 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस माइनस 1 अपॉन r प्लस 1, समझ रहे हो बेटा? तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 2 अपॉन r, f1 किसके बराबर आ गया, r अपॉन 2, f2 किसके बराबर आ गया, r। ओके, f1 अपॉन f2 अगर हमें पता करना है तो वो बराबर आ जाएगा 1/2। f1 अपॉन f2 पूछा ना शायद, तो बराबर आ जाएगा आई थिंक 1/2 के। गॉट इट एवरीवन? f1 अपॉन f2 का आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। हर प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर? यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, a। ओके, क्लियर है, सॉर्टेड है। पहले हमने इन दोनों का फोकल लेंथ यहां पर निकाल लिया, f1 f/2 के बराबर है, फिर यहां पर यही पूरी की पूरी चीज को सॉल्व करा तो यार के बराबर आ गया, दोनों का रेशो लिया f1 f2 का, सॉल्व हो गया। गॉट इट एवरीवन? कोई प्राणी फड़फड़ा तो नहीं रहा, कोई प्राणी छटपटा तो नहीं रहा, यहाँ पर कोई प्राणी परेशान तो नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2। तो यहाँ पर कोई मटेरियल है, प्रिज्म है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। अब यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये बात आप क्लियर कर बेटा समझ पा रहे हो, है ना? और वही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं बार बार, कभी कभी मिनिमम डेविएशन आ जाता है, लेकिन बाकी समय तो वही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 and the angle of prism is 30 degree। the refractive index of material of prism, इसका refractive index n कितना है, √2 है। और बोल दिया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये कितना है, a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ऐसा हमें दिया हुआ है। ये सब विजुअलाइज कर रहे हैं हम। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मिरर इनवर्ड बाय सिल्वर कोटिंग। तो भैया एक साइड पर सिल्वर कोटिंग कर दी है, ऐसे मिरर है इनवर्ड, अंदर की तरफ मिरर, ठीक। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस द पाथ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्रिज्म इज। वाह, मस्त क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इधर से एक रे आ रही है, हम रे को बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये रे आई, ठीक है, और रे जाकर के इस मिरर पे सीधी गिरी, ठीक है। सीधी गिरने से क्या होगा, थोड़ा इस चीज को समझते हैं हम, है ना। रे इस मिरर पे जाकर के देखिए यहां से ऐसे आई है, और रे क्या हुई है कि सीधी गिरी है, ध्यान से देखना, रे इस पे एकदम मस्त सीधे जाकर के 90 डिग्री पे। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई रे इस तरह से 90 डिग्री पे गिरती है तो ऐसे सीधे गई, इधर गई और टकराई, तो मिरर पर टकराने के बाद रे 90 डिग्री पर टकराई तो वापस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रीट्रेसिंग इट्स पाथ। तो रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके गई,
रिफ्रैक्ट होके गई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, तो 90 डिग्री पर जब कोई रे मिरर पे ऐसे गिरती है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। आप ये बात समझ रहे हैं? ऐसे गिरी है तो टकरा के सीधी वापस चली जाए, ऐसे गिरती है तो इधर जाती है, सीधी गिरेगी तो सीधी ही ऊपर चली जाएगी। तो सीधे 90 डिग्री पे गिरी तो 90 डिग्री पे वापस हो गई, रिट्रेस पाथ, मतलब दूसरे वाले फेस पे 90 डिग्री है। देखो सीधी सीधी बात यह है कि दूसरा वाला जो फेज है वहां पर जो R2 है वो 0 है ना, मिरर नहीं भी होता तो रे ऐसे निकल जाती, तो इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो जाता, R2 0 हो जाता। तो हमें एक बात पता चल गई यहां पर से इतने सब कहानी से कि R2 0 है, E2 अगर E होता तो 0 हो जाता। ओके, पहली चीज क्लियर है। सेकंड चीज हमें और क्या क्या यहां पर दे रखा है इस चीज के अंदर, इस पूरी सारी बातों के अंदर हमें बता रखा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, हमें बता रखा है कि इसका एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 30 डिग्री है। ठीक? हमसे आई पूछा है, तो बात वही है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, बात वही है बेटा। आप यहां पर देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हमें पता है। N1 साइन साइन आई इज इक्वल्स टू N साइन R1, साइन E इज इक्वल्स टू N साइन R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। सभी प्राणी क्लियर हैं बेटा? ये 3 फॉर्मूले, यही 3 फॉर्मूले बार बार चीकू यूज कर रहा है। आपको ये पूरा सेशन देखने में ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये 3 फॉर्मूले तो मैं यूज कर लूं। तो बेटा साइन E अगर 0 है, साइन E वाला तो सीन आप लोग समझ ही चुके हैं कि R2 0 होना है ना, मिरर है, मतलब यहां पर जाने पे ये वाली जगह पे R2 0 है, सीधी बात है। ठीक है, तो R2 0 है, R2 0 है, E 0 है, R2 0 है। ठीक है, अगर मिरर नहीं भी होता तो यहां से इसका मतलब ये सीधा निकल जाती, सीधा निकल जाती, मतलब E 0 था, R2 0, बात खत्म हो गई। ठीक, अगर R2 0 है तो R1 किसके बराबर है बेटा, A के बराबर। क्या सेम क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं। R1 किसके बराबर है, A के बराबर। A कितना है, 30 डिग्री है। अब हमें N पता है, R1 पता है, साइन आई पता चल। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेप ऑपरेशन, साइन आई में आते हैं। साइन आई हमें पता करना है, N की वैल्यू हमें √2 पता है, साइन हमें R2 की वैल्यू 30 डिग्री पता है, R1 की डिग्री 30 डिग्री पता चल गई। R1 कितना है, A के बराबर है 30 डिग्री, R1 की वैल्यू 30 डिग्री डाल दी, N की वैल्यू √2 डाल दी, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर आ गया साइन आई, ये आ गया √2 मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया बेटा 1/2, इस चीज का आ गया आंसर 1/√2। तो बेटा साइन आई में से आई की जो वैल्यू निकल के आई वो 45 डिग्री निकल के आ गई। सभी प्राणी क्लियर है, कोई आंसू वगैरह तो नहीं आ रहे बेटा, कोई छटपटा तो नहीं रहा है यहाँ पर, सारी की सारी बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। बी हमारा आंसर आया है इस चीज का, है जी 45 डिग्री। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं? क्या कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, वही सेम टू सेम चीज हमने सारा डेटा लिखा, हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसका R2 0 है, इसका E 0 है। तो बेटा जो ये इसका R1 है वो किसके बराबर है, A के बराबर है, बात खत्म हो। यही इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे सारी चीज डाल दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछ रहे हैं, इस बार भी सेम क्वेश्चन ही पूछा था। क्लियर है? देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज वुड बी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मतलब बेटा इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15, तो -15 होगी फोकल लेंथ क्योंकि केव है, केवन सॉर्टेड। यहाँ पर इसका फोकल लेंथ होगा, यहाँ पर इसका सेंटर होगा। फोकल लेंथ मतलब ये 15 होगा, सेंटर कहाँ होगा, 30 होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, 40 पे। अब ऑब्जेक्ट 40 पे है और बोला कि ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 20 से डिस्प्लेस हो रहा है। यही बोला है ना, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 टुवर्ड्स द मिरर। तो इधर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो इमेज किधर डिस्प्लेस होगी, तो ऑब्वियसली इसकी इमेज इस तरफ डिस्प्लेस होगी। जब ऑब्जेक्ट इधर आता है, हमें पता है ऑब्जेक्ट इधर आता है तो इमेज उधर जाती है, ऑब्जेक्ट इधर आता है तो इमेज उधर जाती है, तो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज उधर जा रही है। तो अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी कि टुवर्ड्स द मिरर जाएगी, तो टुवर्ड्स द मिरर तो नहीं जा रही, अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है। क्लियर है? तो यहां पर क्या करना है, एक बार हमें इमेज निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक बार हमें क्या करना है, इमेज निकालनी। ध्यान से देखिए, एक बार हमें क्या करना है, इमेज निकालनी। और इमेज कैसे निकालनी है, इमेज के लिए हमें पता करना है V1। तो इमेज के लिए हमें U दे रखा है, पहली बार हम जो U लेंगे, U1 लेंगे, वो लेंगे -40। और हम जो यहां पर F लेंगे, जनता यहां पर F लेंगे, F तो भैया -15 लेंगे। दूसरे केस में भी यही होगा, V2 निकालना होगा। V2 के लिए हम जो U1 लेंगे वो लेंगे -20, क्यों, क्योंकि पहले 40 पे था, फिर 20 आगे आ गई, तो अब कितने डिस्टेंस पे होगी, -20। पहले 40 था, 20 आगे आ गए, तो अब डिस्टेंस कितना बचा, 20। अब U1 कितना होगा, 20, और F अभी भी कितना होगा, -15। तो दो बार हम यहां पर से क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे।
तो v के लिए फॉर्मूला लगाएंगे उफ उफ। सभी लोग क्लियर है? v के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं भैया? उफ उफ। अब हमारे पास u निकल रहा है, तो u निकाला, पहले हमने u लिख दिया -40, u हमने लिख दिया -40, सभी लोग ध्यान से देखना, u हमने लिख दिया -40 मल्टीप्लाइड विथ f हमने कितना लिख दिया -50 अपॉन -40 + 50। हर प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है? ये आंसर आ गया हमारे पास -40 -15, तो हम इसे लिख देंगे भैया 40 मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन -40 + 15 तो आ जाएगा -25। 15 गया 3 टाइम्स, 25 गया 5 टाइम्स, 5 से ये गया 8 टाइम्स, हमारा आंसर आ गया -24। तो v हमारा कितना आ गया? -24, 1 फर्स्ट वाला। ठीक, सेकंड वाला v निकालते हैं। सेकंड वाला v निकालेंगे, सेकंड वाले v के लिए हम क्या लिखेंगे? उफ उफ, वही सेम u - m। ओके, उफ उफ में u कितना डालेंगे? सभी लोग ध्यान से देख लें बेटा, u कितना डालेंगे? तो सेकंड वाले में u डालेगा -20, याद है आप लोगों को? यहां पर -20, तो -20 मल्टीप्लाइड विथ -15 अपॉन -20 माइनस ऑफ -15, तो इसे लिख देंगे +50। ना कोई आंसू ना कोई दर्द, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 20 × 15 अपॉन 5, 5 से ये चला गया 3 टाइम्स, नीचे -5 आएगा, -20 + 15 -5, -20 + 15 -5, 5 से ये गया 3 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ गया -60। सभी लोग क्लियर है? तो बेटा वो 24 था पहले और बाद में 60 चला गया, तो आप समझ रहे हैं, पहले ये यहां पर 24 पे था और फिर ये 60 पे चला गया, तो 24 से 60 पे चला गया, मतलब कितना? 36 शिफ्ट हुआ है अवे फ्रॉम द मिरर। तो 36 शिफ्ट हुआ है अवे फ्रॉम द मिरर, तो 36 अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट हुआ है, तो बी आंसर सही है। क्या सभी प्राणी ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? किसी की आंखों में कोई नमी तो नहीं, आंसू तो नहीं, परेशानी तो नहीं? चलिए अगली बात हमारे पास हमसे बोल दिया गया 2018 का ही क्वेश्चन है, यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रिजोल्यूशन इफ। बेटा ये सेम टू सेम बात है, ये पूरा की पूरा डेटा आप लोगों को याद रखना है, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था। जितनी भी चीजें आ जाती हैं कि भैया यहां पर एंगुलर रिजोल्यूशन ज्यादा कब होना चाहिए, पहली बात तो रिजोल्यूशन वाला जो है कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, बेटा एक था मैग्नीफाइंग पावर, एक है रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर तो डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको रिजोल्यूशन याद रखना है तो आपको याद रखना है बेटा कि हमें जो रिजॉल्विंग पावर है, कि वेव ऑप्टिक्स में आया करता था रिजॉल्विंग पावर, ये चीज डिलीटेड है, लेकिन उसके बाद भी आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा कब होगी, मतलब कब हम तारों को अलग अलग देख पाएंगे, रिजॉल्विंग पावर का मतलब कब हम तारों को अलग अलग देख पाएंगे। तो ये चीज आपको अभी भी याद रखनी है, भले डिलीटेड है टॉपिक, लेकिन आपको नहीं बेटा भूलना, आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा कब होगी? जब जब लार्ज फोकल लेंथ होगा और लार्ज डायमीटर। तो आपको याद रखना है लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, बड़ा डायमीटर होना चाहिए और बड़ा फोकल लेंथ होना चाहिए, तब जा करके लेंस बेटा अच्छी रिजॉल्विंग पावर दे पाएगा, हम चीजों को डिस्टिंक्ट, तारों को अलग अलग देख पाएंगे। वरना हो सकता है 4 तारे हैं सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर बोल दिया अ बीम of light source L is incident normally to a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam reflected back to the spot. Then the mirror is rotated through। बेटा ये वाली जो चीज है ये वापस आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये पुराने समय पर इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर when mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move with a distance y. Scale the angle theta is given by, है ना। मैं आपको समझा देता हूं क्या बोला इस क्वेश्चन में। तो यहां देखिए कि ये मिरर है, अ बीम ऑफ लाइट एल इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है, ऐसा नॉर्मली इंसिडेंट करा, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर। अब क्या हो गया? ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है, इससे x डिस्टेंस दूर इसे फिक्स कर दिया, ओके। अब क्या हुआ? एज द स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस्ड अबव द सोर्स L, ये वाला है, back beam is reflected back as the spot, back as a spot on the a scale placed below source L, मतलब इसके जस्ट बिलो एक स्केल प्लेस कर दी, यहाँ एक स्केल लगी हुई, जो सोर्स है ना, ये सोर्स जहां से लेजर आ रही है इसके पीछे एक स्केल लगी हुई है,
ऐसे एक स्केल लगी हुई, ठीक? तो यहाँ पर स्पॉट बन रहा है, लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ पे आके स्पॉट बन रहा है, ऐसे लाइट बेटा लेजर है ना, लेजर, ये लेजर है, ये लेजर आपके ऊपर आ रही है, ये लेजर को ऐसे डाला तो टकरा करके जब वापस जा रही है मिरर से टकरा करके, तो यहाँ स्पॉट बन रहा है। अब बोला व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन स्मॉल एंगल थीटा, मतलब मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, ध्यान से देखिए मिरर को क्या कर दिया, एक हल्का सा स्मॉल एंगल से रोटेट कर दिया, ये स्मॉल एंगल से मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया। एवरीवन, जैसे ही हमने इसे थीटा से रोटेट कर दिया तो स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y, ये स्पॉट ऑफ लाइट अब क्या हो गया, कुछ डिस्टेंस मूव हो गया होगा। तो कैसे डिस्टेंस मूव हो गया, यहां पर लाइट आ रही थी तो अब ये लाइट क्या हो गई, क्योंकि अब मिरर रोटेट हो गया तो लाइट इधर चली गई, तो ये डिस्टेंस जो y होगा ये कितना हो, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोला है वही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर की चीज है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। पर अभी जैसे कंडीशन है तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसलिए मैं बता, यहाँ देखो ये थीटा है, ओके, सभी प्राणी बहुत अच्छे से समझें, ये थीटा है, तो जो लाइट है वो अब किस एंगल पे जा रही हो, इस चीज को हमें समझना थोड़ा जरूरी है। पहले लाइट ऐसे आ रही थी, ओके 90 डिग्री पर, अब समझिए पहले लाइट ऐसे आ रही थी, ये एकदम सेम 90 डिग्री पर, ओके कूल है। अब क्या हो गया, नॉर्मल इसका शिफ्ट हो गया, इसका नॉर्मल भी जब अपन ने इस पूरे मिरर को घुमा दिया, ऐसे देखो ये पूरा मैंने मिरर को घुमा दिया, देखिए यहां पर ध्यान से मैंने पूरे मिरर को ही घुमा दिया, मिरर को घुमा दिया, पहले मिरर ये वाला व्हाइट वाला मिरर था जो व्हाइट लाइन है, तो मैंने अब क्या करा, पूरे मिरर को घुमा दिया, तो पूरे जब मिरर को घुमा दिया तो नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ ये बात को देखिए आप, कलर, तो ये पूरे मिरर को जब मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, छोटा सा एंगल है थीटा, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम गया, पहले नॉर्मल यहां था, अब मिरर को घुमाए तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम गया, क्योंकि पूरा मिरर घुमाए तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम गया। सभी लोग क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब नॉर्मल अगर थीटा एंगल से घूम गया तो रे कैसे जा रही होगी, ये व्हाइट रे आई है और यहां पर से रे ऐसे गई है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, ये व्हाइट रे आई है और ये रे ऐसे गई है, इस तरह से, सभी लोग क्लियर है, ये व्हाइट रे आई है और ये रे ऐसे गई है, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी क्या रहा होगा, थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ स्केल बनी थी, पहले स्पॉट यहां बन रहा था, अब स्पॉट यहां चला गया है, तो ये जो स्केल है, इस स्केल पे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, वाई आ गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, सभी लोग बहुत अच्छे से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितना मूव हो गया, वाई, तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई, tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन x, ये 2 थीटा है, y अपॉन x, tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन x। अब बोला है कि छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल में tan थीटा को कैसा लिख देते हैं, इसी लेक्चर में हमने ये बात देख ली है, tan थीटा को 2 थीटा लिख देंगे जो कि आ जाएगा y अपॉन x, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन 2x। सभी लोग काफी अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इसमें हमसे एंगल थीटा ही पूछा है, तो y अपॉन 2x, y अपॉन 2x ये हमारा आंसर। हाँ जी भाई क्लियर है, y अपॉन 2x इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बहुत खतरनाक कुछ बात नहीं है, लॉजिक की बात है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एक बार क्वेश्चन देख लेना, कोई बुरी बात यहां पर नहीं है। अगली चीज यहां पर देखते हैं, थिन प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव एंगल इतना, मेड ऑफ ग्लास, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एंड जितना भी डिस्पर्जन वाला पार्ट था या डेविएशन वाला पार्ट था, तो डेविएशन वाला पार्ट बचा है, एंगुलर डिस्पर्जन वो सब उड़ गया है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो ये सारी चीज उड़ चुकी है, सिर्फ डेविएशन, प्रिज्म के अंदर अब सिर्फ डेविएशन पढ़ते हैं, डिस्पर्जन नहीं पढ़ते, तो ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है डिस्पर्जन वाला, ठीक है। टू आइडेंटिकल ग्लास, ये आखिरी है, बस यहीं पर हम खत्म कर देंगे, इतना ही हमें देखना है, इतना ही बस हमें सीखना है, इसके अलावा और कुछ हम ज्यादा सीखने वाले नहीं हैं, हम यहीं पे खत्म करने वाले। टू आइडेंटिकल ग्लास है इतना, इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, तो इसका हमें दे रखा है, तो ग्लास का लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका f है, ईच केप्ट इन कॉन्टेक्ट, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज आर फिल्ड विद वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना, ठीक, तो भैया दो ग्लास लेंस है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका फोकल लेंथ कितना है f, इसका फोकल लेंथ कितना है f,
कोई परेशानी नहीं। अब हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में पानी भर दिया। इन दोनों के बीच में क्या भर दिया है, वाटर भर दिया है। तो अब पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि लेट सपोज ये ग्लास लेंस था, इसकी ये वाली रेडियस r थी, ये वाली रेडियस r थी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट यही दिया है 3/2 1.5। ओके, तो हमें इसकी फोकल लेंथ जब लिखनी थी, इस एक ग्लास लेंस की फोकल लेंथ लिखनी थी, तो हम क्या लिखते थे, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 r प्लस माइनस 1/-r, ऐसे ही लिखते थे बेटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 1/2 इंटू 2/r। ये चीज ही हम बहुत बार इस लेक्चर में देख चुके हैं, 1/r। तो 1/f मतलब फोकल लेंथ इसकी r के बराबर है। हर प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है, इसकी फोकल लेंथ इसकी रेडियस के बराबर। ठीक है, तो यहां दो लेंस एक जैसे हैं, लेकिन इनके बीच में एक नया लेंस बन गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसकी ये वाली रेडियस r है, ये वाली रेडियस r है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/4 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/-r माइनस 1/+r। ये क्या कर दिया चीज को भैया, तो ये वाली जो रेडियस है, पहली रेडियस को नेगेटिव ले रहे हैं, दूसरी रेडियस को पॉजिटिव ले रहे हैं। सॉर्टेड है बेटा, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1/3 1/- तो ये -2/r आ गया, कोई परेशानी। तो पूरी की पूरी बेटा इसकी फोकल लेंथ अब कितनी आ गई है, अगर आप देखेंगे तो इसकी फोकल लेंथ आ गई -3r/2। ओके, तो इसकी फोकल लेंथ r के बराबर थी, इसकी फोकल लेंथ 3r/2 के बराबर है। अब हमसे पूछ लिया लेंस का कॉम्बिनेशन बताओ, तो फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, 1/f कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो पहले वाले का तो 1/r है, दूसरे वाले का कितना है फोकल लेंथ, 1/f कितना है इसका, -2/3r, तो इसका है भैया -2/3r प्लस तीसरे वाले का क्या है r, और सब इसके अपॉन में 3 है, तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ जाएगा 3/3r -2/3r प्लस 3/3r। तो पूरा की पूरा आ गया 336 माइनस 2, तो 336 माइनस 2/3r दैट इज 4/, बेटा 1/ इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ किसके बराबर है, 4/3r, मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आ गई 3r/4। और r किसके बराबर था बेटा, r किसके बराबर था, f के बराबर। तो इस लेंथ की फोकल इस पूरे लेंथ की फोकल लेंथ f थी, किसके बराबर, तो यहां पर हम लिख देंगे 3/4f। सभी लोग काफी अच्छे से क्लियर हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4f। 3/4f क्यों, क्योंकि r किसके बराबर था, f के बराबर। ग्लास वाले लेंस की फोकल लेंथ f थी, ग्लास वाले फोकल लेंस की फोकल लेंथ f थी, तो इसके रेडियस f के बराबर। सॉर्टेड है बेटा, सभी लोग क्लियर हैं, ये हमारा आंसर आ गया 3f/4। सॉर्टेड। अगला सवाल हम लोगों से पूछ लिया पर्सन, अच्छा ये वाला चीज भी जो डिसेबिलिटी वाला है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाली, ये चीज भी आपके सिलेबस से रिमूव्ड है, इस चीज को भी आपको नहीं देखना। ठीक है जनता, आई होप यार सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं, सभी लोग ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमने 2016 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 2016 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्योंकि ये काफी सारे चैप्टर क्वेश्चन है यार, मतलब अगर हम रे ऑप्टिक्स देखेंगे तो और भी ज्यादा है, तो काफी क्वेश्चन है, लेकिन वो सिमिलर तरह के क्वेश्चन ही फिर रिपीट हो रहे हैं, और उसमें भी जो डिलीटेड पोर्शन है उसके क्वेश्चन ज्यादा है, तो और पीछे तक के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम जो रिगार्डिंग है, जो हमारे काम का सेक्शन है, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो मैंने बेटा आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि मैं एनसीईआरटी में क्या क्या करवा चुका हूं, मतलब एक चैप्टर के लिए सबसे पहले लेक्चर करवाता हूं, फिर डीपीपी करवाता हूं, डीपीपी लेक्चर हो गया, डीपीपी हो गई, और लेक्चर डीपीपी होने के बाद तीसरे नंबर पे कोई चीज आती है, तो वो कौन सी चीज आती है, भैया मेरा लेक्चर हो चुका है, मेरा डीपीपी हो चुकी है, मेरे लेक्चर के साथ नोट्स तो बन ही गए, इसके बाद मैं कोई मटेरियल सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी बुक्स सॉल्व कर रहा हूँ, या कोई मेरा कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहा हूँ, अनअकैडमी की बुक सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद आती है एनसीईआरटी रीडिंग, वो मैं करवा रहा हूं। पीवाईक्यू जो आपके हैं उसके लिए भी मैं आपको बेटा यहां पर पीवाईक्यू 10 साल के अच्छे खासे पीवाईक्यू करवा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ट्रेंड समझ में आ जाए, पीवाईक्यू के क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाए, जो आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हो तो मेरे तरफ से मैं आपको फोर्सफुली उस चीज पे आगे तक सॉल्व करवा, ठीक है बेटा।
तो ये चीज मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल के करवा दे रहा हूं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ जी को भाई अच्छी लग रही है।